सो लाइबा, वेलकम टू नियर पियर। और बहुत ज़बरदस्त है कि आज हमारा इंटरेक्शन हो रहा है। लाइबा, स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। मुझे ज़रा अपने बारे में थोड़ा सा बताओ, कौन से शहर से हो, अपना एफएससी तुमने कब किया, एफएससी मैट्रिक में तुम्हारा क्या स्कोर था, एफएससी में क्या स्कोर था। यहाँ से स्टार्ट करते हैं तुम्हारी जर्नी को। बिल्कुल सर, बेसिकली मैं हूँ चलबेला से। दैट इज रिमोट बैकग्राउंड है, इतना इस तरह का एरिया नहीं है कि प्रॉपर जिस तरह सिटीज में होता है। रावलपिंडी से 2 आवर्स के डिस्टेंस पे है। चलबेला डैम का पता होगा तो चलबेला यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है कि एक ही इंस्टीट्यूट है जो कि थोड़ा सा अच्छा है बाकियों से, दैट इज एपीएस। तो एपीएस का आपको पता है पूरे चेन है, वहां से मैंने अपना मैट्रिक किया। मैट्रिक जब मैंने किया, माय स्कोर वाज 1061 एंड वो बहुत अच्छा स्कोर था। उस टाइम पे अपना इंस्टीट्यूट मैंने टॉप किया, बिकॉज मैं वो स्टूडेंट हूँ जो कि प्ले ग्रुप से लेकर अब तक टॉपर ही रहा है। एंड फिर उसके बाद मेरा वहाँ पे इंस्टीट्यूट टॉप था, हमारा केपीके का इवन पूरा प्रोविंस जो था वो टॉप हुआ था। उसके बाद फिर मैंने ये कहा कि जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो एफएससी के लिए सूटेबल नहीं था, इस तरीके की सहूलियात नहीं थी। तो मैंने स्टैंड लिया कि मैं हॉस्टल जाके अपना एफएससी जो है वो मैं बेस्ट करना चाहती हूँ, बिकॉज मुझे आइडिया था कि एफएससी की कितनी वेटेज है एमडीकैट में एंड इसकी तैयारी जो है वो कितनी अच्छी तरीके से जरूरी है कि आपके एफएससी से कॉन्सेप्ट बिल्ड हो। मैं फिर उसके बाद मूव किया रावलपिंडी। मैंने पंजाब कॉलेज फॉर वुमेन रावलपिंडी को ज्वाइन किया, अपनी तैयारी की, वहां पे सुपर मेरिट सेक्शन से अगेन पढ़ा एंड अपना मैंने जो किया तो मेरा टेस्ट एमडीकैट पेपर जो एफएससी के पेपर जो उसमें मेरा रिजल्ट आया था 1057। लेकिन उस टाइम पे मेरे पास मार्जिन था एमसीक्यूज का, मेरे पास मार्क्स का मार्जिन था, मेरे फिजिक्स में मार्क्स थोड़े कम थे। ठीक है, उसको मैंने फिर इम्प्रूव किया एंड मेरा जो फाइनल जो स्कोर था दैट वाज 1085। तो एफएससी मेरी वेटेज है 1085। मतलब 1059 पे तुमने सेटल नहीं किया, तुमने कहा कि नहीं ये गंदे नंबर है, मुझे इससे भी ज्यादा नंबर चाहिए। सर देखिए, बिल्कुल सर देखिए, कभी भी ये कहते हैं ना कि आप अपने लिए कोई बाउंड्री सेट नहीं कर सकते हो कि बस अच्छा मेरे 95% आ गए तो दैट इज इनफ। नहीं, आपको हमेशा आगे की तरफ देखना चाहिए कि इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं और एक आपकी मेजर सब्जेक्ट में फिजिक्स में है, तो आप क्यों उसके लिए बैठो कि चलो ठीक है मेरा मार्क्स बहुत ज्यादा है 1050 में तो मैं छोड़ दूं। उसको मैंने जब देखा कि अच्छा है, मैंने राइट उसी टाइम डिसीजन लिया। 40 डेज के बाद हमारे जो स्पेशल एग्जामिनेशन था उसमें मैं अपीयर हुई एंड मैंने अपना वो इम्प्रूव करके 1085 तक लेके गई। ब्यूटीफुल, वेरी वेरी नाइस, माशाल्लाह, वेरी नाइस, वेरी इंस्पायरिंग। अच्छा, उसके बाद ये अब तुम कहाँ पर हो? तुम रावलपिंडी में हो इस टाइम पे एफएससी के लिए? नहीं, अब तो नहीं, एफएससी मेरी, हाँ एफएससी रावलपिंडी में थी एंड उसके बाद फिर उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट भी मेरी वहीं पे थी। फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने वहीं से तैयारी की। ठीक है, अब तुम रावलपिंडी में थी, हॉस्टल में रह रही थी, अब तुमने बोला कि यार मेडिकल की तैयारी अब जो स्टार्ट करते हैं एमडीकैट की। ठीक है, रावलपिंडी में अब फिर क्या किया, कैसे जर्नी स्टार्ट किया? अच्छा, उसके बाद ये था कि जिस दिन हमारा एफएससी का पेपर हुआ था, ठीक है, एफएससी पेपर्स में हम फिनिश हुए एंड जो नेक्स्ट डे था हमारा जो एकेडमी थी वो स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि आपको पता है नेक्स्ट डे से ही तैयारी स्टार्ट हो जाती है, टाइम तो इतना होता नहीं, जस्ट 2 मंथ्स का टाइम होता है। तो मैंने चूंकि पीजीसी से पढ़ा था तो पीजीसी से एफिलिएटेड हमें पता है कि स्टेप एकेडमी है, मैंने उसी को ज्वाइन कर लिया। नेक्स्ट डे ये था कि मैं थी अपने फेलोज के साथ, हमने अपनी एकेडमी को ज्वाइन किया। हम वहां जाते थे, सुबह 2 बजे तक क्लासेस ली, फिर वापस आके थोड़ा सा ये था कि आपने टेस्ट वगैरह किया एंड सारा कुछ, लेक्चर प्रिपेयर किया, टेस्ट प्रिपेयर किया। शुरू में थोड़ी सी ये होता है, एक फ्रेश बच्चा होता है वो रिलेट कर सकता है, तो उसको समझ नहीं आ रही होती कि एमसीक्यूज किस तरीके से आ रहे हैं, आपने उनको हैंडल किस तरह करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है। एंड उस टाइम पे हमारा ये था 2021, ठीक है, मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। तो कोविड का जो सीजन था वो अभी ज्यादा पीक पे था, तो अलाउड नहीं था कि हॉल्स में बच्चे पेपर्स कर सके। तो हमें कहते थे कि आप घर जाएं, आप अपने जाएं, घर से टेस्ट करके जाएं। अब आप खुद सोचें कि फ्रेश बच्चा है, उसको आपने पेपर्स तो करा दिए, वो कितना सीरियस होगा कि वो बैठ के प्रॉपर तरीके से करे, क्योंकि उसको तो आइडिया है नहीं। बुक खोली, अपनी तैयारी की, अच्छा चलो ठीक है, कैजुअली टेस्ट को देखा, कर लिया। हालांकि हमें वो 2 टेस्ट दिए होते थे कि घर से अटेम्प्ट करके लाएं। एक तो वो टेस्ट 3-3 घंटे के थे दोनों, यानी कि 6 घंटे के टेस्ट थे। पढ़ाई कहाँ पर होती थी? पढ़ाई आपकी जो है वो होती थी एकेडमी के अंदर ही? एकेडमी में होती थी। तो एकेडमी में क्या मसला था? टेस्ट क्यों नहीं होता था? बस टेस्ट के लिए, क्योंकि टेस्ट के लिए हमें हॉल्स में जाना होता था, तो वो कहते थे कि नहीं क्लासेस में नहीं है, टेस्ट आपने घर से करके लाना, यहाँ पे हम अगले दिन डिस्कशन करवाएंगे। उनका ये इस तरह का सेटअप था। हमने कहा ठीक है, हम फिर घर आके पढ़ाई के लिए साथ बैठे हुए तो टेस्ट भी साथ बैठ के कर लो। वो हम साथ ही बैठे होते थे, क्लास में बहुत दूर होते थे हमारे, प्रॉपर आपको पता है जिस तरह था कि 2-2 सीट छोड़ के बैठे, तो वो कह रहे हैं तो वो शायद उनको हो रहा हो कि हमारा प्रॉपर एक हॉल है वहाँ पे पीसीआईटी का, जहाँ पे आपके पेपर्स होने हैं, तो वो उधर उन्होंने कहा था कि आप वहां नहीं जा सकते, आप घर से करके लाएंगे। तो हमने कहा ठीक है, हम कर लेंगे। लेकिन घर आके वही बात है कि बच्चे को उसके लिए बड़ा जरूरी है कि वो मेंटली स्ट्रांग हो, उसको पता हो, उसको उस वक्त अहमियत हो, अंदाजा हो कि ये मैं गोल करने जा रही हूँ, मेरी गोल की तरफ मुझे लेके जा रहे हैं ये टेस्ट सब कुछ। शुरू में 15-20 दिन तो आपको पता है समझने में लगते हैं उन स्ट्रेटेजीज को सब कुछ। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा ये था कि मेरी तैयारी मैं समझती हूँ अप टू द मार्क नहीं रही इस सारी जर्नी में।
क्योंकि जर्नी एक तो टफ होती थी, क्योंकि आपने सुबह अकेडमी जाना है, वापस आने 2 बजे थोड़ा सा सो के उठना, आपने लेक्चर को भी तैयार करना है, आपने 6 घंटे के वो 2 टेस्ट है वो भी अटेम्प्ट करने हैं, और नेक्स्ट डे जाके जब आपसे वो टेस्ट की डिस्कशन होती थी ना, तो वो ये बात है कि वो टेस्ट आपका चेक कोई भी नहीं कर रहा, वहां पे टीचर खड़े हैं, उन्होंने क्या करना है आपको बताना है कि ये इसका ये आंसर ABC है। अब टेस्ट अटेम्प्ट करते क्या करते, बहुत दफा ऐसा होता था कि मेरे ठीक MCQ जो मतलब आसान MCQ में गलत हो जाते थे। मैं उनको देखती थी, मैं कहती थी अच्छा इसमें तो हल्का सा मार्जिन था, ये इसको ऐसे नहीं ऐसे करना था, तो ये मेरा MCQ ठीक है, मुझे इस बात का पता था ये गलती से गलत हो गया, तो मैं उसको टिक करके अपने मार्क्स में ऐड कर देती थी। जबकि ये एक बहुत बड़ी गलती है, बहुत से बच्चे ये करते हैं, वो समझते हैं ये छोटी सी गलती थी, इसको ऐसे करना था। जबकि एग्जाम में MD कैट में जाके यही होता है कि बच्चे के पास थोड़ी सी गलती आगे पीछे होती है और उसके नंबर गलत होते हैं, और वहां पे तो कोई टिक करने वाला है नहीं, उसमें अल्टीमेटली आपका क्रॉस करना है। तो इस तरीके से कि चूंकि आपकी इवैल्यूएशन हुई, तो मेरे टेस्ट का जो स्कोर था वो बिल्कुल एग्जैक्ट 100% जिसे कहते हैं ना, ट्रांसपेरेंसी के साथ मेरे सामने नहीं आता था। दूसरी बात सर, फिर ये इस तरह करते हमारा टाइम इतना तो था नहीं, 2 मंथ का स्पैन था वो गुजर गया। हमारे जो MD कैट था वो था भी नेशनल एंड हमारे टैब्स पे था फर्स्ट टाइम, वो एक्सपीरियंस था। उस टाइम पे रूमर्स बड़े आ रहे होते थे जनाब के बच्चों का टैब बीच में स्टक कर गया है, कुछ बच्चों के तो वो पीछे से शुरू हो जाता है, टेस्ट फेल हो जाता है, खत्म हो जाता है, हर बच्चा जो टॉपर है वो फेल होकर आ रहा है टेस्ट में। तो एक मेंटल एक प्रेशर भी था। हम लोग जिस दिन गए हमने टेस्ट दिया, टेस्ट दे के निकले, उसमें जो मेरा रिजल्ट था तो वो था मेरा 169। अब 169 का जो स्कोर था 210 में से, उससे मेरा एग्रीगेट बन रहा था 89.3 समथिंग, जो कि आपको पता है कि स्लाइट मार्जिन से मिस हो गया। लेकिन आप यकीन करें सर, उस टाइम पे पहले 2 दिन तो मैं डीमोटिवेट हुई, लेकिन मुझे इतना मसला नहीं था, मुझे पता था कि मैंने अपने 100% एफर्ट नहीं दी है। अगर मेरे पास एक पूरा गैप ईयर होगा, मैं इसको 100% एफर्ट दूंगी तो मैं कर जाऊंगी इजीली। तो मैं मेंटली स्टेबल थी, काम थी, कंपोज थी, वो कोई इतनी टेंशन की बात नहीं थी उस अटेम्प्ट में मेरी। या तो ये मेरी थी फर्स्ट अटेम्प्ट एज अ फ्रेशर। बिल्कुल ठीक, सही हो गया। तो मतलब जर्नी बड़ा इंटरेस्टिंग है, प्लीज कंटिन्यू। फिर मतलब इसके आगे का गैप ईयर फिर उसके बाद आगे सेकंड अटेम्प्ट की तरफ अब हम आते हैं। अब ये लेकिन एक ये बात जरूर थी कि आप ये देखें कि एक बच्चा जो हमेशा से टॉपर रहा है, उसकी जिंदगी में पहला सेटबैक आया। उसने कभी नहीं देखा कि किसी जगह उसके मार्क्स कम हैं, कहीं वो जो है ना फेलियर के जोन में आया है, यहाँ पे कोई ऐसी चीज जिसके लिए उसने एम किया उसको मिला नहीं है। ठीक है, आप यूँ समझिए कि मैं घर का वो बच्चा हूँ जिसको सिंबल ऑफ इंटेलिजेंस माना जाता है, यानी कि खानदान में हर तरफ से सबने देखना है कि अच्छा लाइबा को आप देखें, इसके मार्क्स देखें, हर तरफ हर बोर्ड पे इसकी पिक्चर है, हर तरफ ये है, तो लाइबा। और उसी टाइम पे लाइबा वाज नोवेयर, क्योंकि उस टाइम पे उसका MD कैट जो था वो फेल हो चुका था। वो दुनिया के सामने तो था, लेकिन बिल्कुल, लेकिन उस टाइम पे मुझे तो पता था कि मैं कर सकती हूँ, मेरा सेल्फ बिलीव था। मुझे ये अंदर से शायद बाहर के लोगों को ना पता, उनको नजर आ रहा हो कि इसका अटेम्प्ट फेल हो गया, मुझे ये पता था कि मैंने इसमें अपनी 100% एफर्ट नहीं दी, अगर मैं दूंगी तो मेरा फॉर श्योर हो जाएगा। अच्छा, क्या हुआ, हमारा ये MD कैट हो गया था सितंबर में। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 माह थे जिसमें मैंने इजी रही, चिल किया, थोड़ा सा अपने आप को इधर उधर एक्टिविटीज की। जनवरी में जो हमारा न्यू ईयर था, जिस तरह होता है आपके पास न्यू ईयर रेवोल्यूशन लोग लिखते हैं, सारा कुछ मैंने लिखा कि मैंने 1 जनवरी से अपनी MD कैट की तैयारी करनी है। उस टाइम पे मैंने MD कैट की तैयारी की, ठीक है, एंड स्टार्ट कर दी मैंने तैयारी, एंड वो हमारा था एक नेशनल MD कैट का टाइम। उस टाइम पे हमें पता था नेशनल है। इस टाइम पे आप ये देखिए कि ये वाली जर्नी में ज्यादा मजे किया है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने वक्त जाया किया है, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई अपनी इधर उधर की पढ़ाई को छोड़ के इधर उधर के काम किए। मैंने अपनी जर्नी को बड़ा अच्छे तरीके से प्रिसाइज वे में टाइम टेबल बनाया हुआ था। मैं सुबह से लेकर रात तक पढ़ती थी, मैंने हर चीज अलाइन की, लेकिन स्टिल आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि मेरा जो था वो फिर से नहीं हो सका एडमिशन। उसमें ये मैंने गलतियां क्या की मैं आपको बताती हूँ। मैंने जनवरी से पढ़ाई को स्टार्ट किया, और आप देखें कि हमारा MD कैट जाके हुआ था 13 नवंबर को। 11 माह एक चीज आपने तैयारी की है, 11 माह, और कोई कम नहीं की। सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक आपने एक ही कमरे में बैठ के की है। लेकिन सर बात यह है कि मैंने की है वो इन द रॉन्ग डायरेक्शन। सबसे बड़ी गलती मेरी उसमें क्या थी कि मैंने हमारे बाबा जान हैं, बहुत सपोर्टिव है, सबसे ज्यादा मुझे जर्नी में सपोर्ट उन्होंने किया, एंड जो हमने पढ़ाई से रिलेटेड बात करनी है वो मामा बाबा ने हमारी पूरी करनी है, जिनको स्टडी के हवाले से किसी रिसोर्स की कमी ना हो। मैंने बाबा से कहा, बाबा नेशनल MD कैट है, मुझे लगता है कि इस दफा ना ये दूसरे बोर्ड्स को भी टारगेट करेंगे, तो मुझे फेडरल PTV के अलावा दूसरे बोर्ड भी चाहिए। बाबा ने क्या किया, कराची में मेरे कुछ रिलेटिव हैं, पुप्पू हैं, उन्होंने वहां गए हुए थे, वहां से सिंध बोर्ड की बुक सारी उठा के ले आए, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। फिर मेरे एक रिलेटिव हैं, हमारे दादाबू कोयटा में है, वहां से बलोचिस्तान बोर्ड की बुक्स थ्रू TCS मेरे घर में आई। बाबा ने TCS से 2-3 दिन के अंदर वो बुक्स मंगवा ली। बलोचिस्तान बोर्ड अब मेरे पास है,
केपीके में हमारा खुद जो एरिया चरबेला वो केपीके के अंडर आता है, केपीके बोर्ड मेरे पास है, फेडरल पीटीबी तो है ही है हर स्टूडेंट के पास, उसके साथ सिंध बोर्ड भी है। अब आप ये देखेंगे 5 बोर्ड तो आपके पास हो गए, ठीक है। अब इन 5 बोर्ड से मैंने क्या किया, अपनी तैयारी को शुरू किया, इधर से भी करती थी, उधर से भी करती थी, हर तरफ से पढ़ती थी। और वही बात है ना कि बस आपने जब कहते हैं कि 2 कश्तियों का जो मुसाफिर है वो कहीं का नहीं रहता, तो मेरी कश्तियां भी आप देखें कितनी सारी हो गई थी। तो मैंने उनको 5-6 कश्तियां उठा के मैंने तैयारी का आगाज किया। एंड एट द एंड ये था कि कॉन्सेप्चुअली तो मैं क्लियर हो गई, लेकिन वही बात की जो बुक की लाइन या जो अपना सिलेबस है वो मेरा जो था फिंगर टिप्स पे नहीं आ सका, जो कि जरूरत है एमडी कैट की। इतने सारे बोर्ड को करते करते समझ सबकी आ गई, लेकिन स्ट्रॉन्ग होल्ड ग्रिप किसी एक पे भी ना हो सका। तो मैं ये समझती हूँ कि वो मेरी मेजर लैगिंग रही। और दूसरी बात ये कि इस तैयारी के दौरान मैंने जो ज्यादा फोकस था वो अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज पे किया। बायो और फिजिक्स मुझे पता था मेरे स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे क्या होता था कि मुझे मजा आता था इनको करने में, मैं करती रहती थी। हाँ, और केमिस्ट्री जो है उससे मेरी जान जाती थी, मैं भागती थी, तो मैंने केमिस्ट्री को फिर थोड़ा साइड पे रखा। इस बात की मुझे अभी अवेयरनेस है, लेकिन उस टाइम पे शायद नहीं थी, तभी मैं ये गलती कर रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं ठीक कर रही हूँ, मैं बहुत पढ़ रही हूँ, मैं सुबह से लेकर रात तक पढ़ रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन बस ये है कि केमिस्ट्री को मैं थोड़ा साइड पे रखती थी। बायोफिजिक्स करने में मजा आता था, करती रहती थी। ये वही वाली बात ना कि जब मैं स्टूडेंट से बोल रहा हूँ यार डायग्नोस्टिक करो, क्विज़ सॉल्व करो, ताकि तुम्हें तुम्हारी वीकनेसेस का पता चल सके और अपनी वीकनेसेस पर तुम जो है ज्यादा से ज्यादा काम करो। क्यों होता क्या है कि जब आपको आपकी वीकनेसेस आपके नजर के सामने जब आपको नजर नहीं आ रही होती, तो आप क्या करते हो कि आप जो है क्या देखो, आईना होता है ना, फॉर एग्जांपल मैं शीशा देख रहा हूँ, आईना देख रहा हूँ, तो आईने में मुझे पता चल रहा है यार अच्छा बाल यहाँ से खराब है, दाढ़ी यहाँ से खराब है, तो उसको मैं ऐसे कर दूं, रिफ्लेक्शन आता है, ठीक है ना। तो आपको रिफ्लेक्शन के लिए कोई चीज चाहिए, तो अगर आपको आपके अगर कहीं पर पेपर पे या फोन पे अगर लिखा हुआ नहीं आ रहा कि भाई तुम्हारी वीकनेस ये है, स्ट्रेंथ ये है, तो तुम बेसिकली डिल्यूजन के अंदर हो कि यार मैं बस पढ़ाई तो आप मुझे से चलते रहते हो कि हाँ कि मैं तो पढ़ रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा पढ़ रहा हूँ और कोई काम नहीं कर रहा, तो मेरा जो है ना वो इजीली हो जाएगा। हाँ, वो आपके साथ होता रहा, आपने बोला कि यार हाँ, वो मेरे साथ बिल्कुल होता रहा। बायो और फिजिक्स को मैं बड़ा मजे से टाइम देती थी, उसके लेक्चर, इवन ये कि मैं केमिस्ट्री के लेक्चर से भी घबराती थी कि मैं लेक्चर खोलती थी, मुझे होता था कि मुझे समझ भी नहीं आएगी, तो मैं उसको बंद करके मैं कहती थी अच्छा अभी मैं बायोफिजिक्स के लेक्चर ले लेती हूँ। लेक्चर्स भी और तो और मैं उसी के लेती थी और उसके बाद उसकी तैयारी करती थी। दूसरी बात जो मेरी मेजर एक और गलती रही वो ये रही कि मैंने इस दौरान टेस्ट बहुत ज्यादा दिए। मैंने फिर से ऑनलाइन सेशन ज्वाइन किया था, एक थोड़ा किप्स का भी किया था, एंड देन स्टेप का जो था क्रैश सेशन ज्वाइन किया हुआ था। अब मैं क्या करती थी कि मैं टेस्ट जब अटेम्प्ट शुरू करती थी ना, तो एक चैप्टर किया, उस चैप्टर को मैंने तैयार किया, उसके एमसीक्यूज करते जाने, उस दिन के 4-5 एमसीक्यूज उसी चैप्टर के डिफरेंट डोमेन के कर लेने, और एक चैप्टर के ऊपर तो मेरा इस तरीके का होल्ड था। लेकिन एट टाइम आपको पता है कि हमारा एमडी कैट एग्जाम एक चैप्टर से तो आना नहीं है, पूरा आना है, वो आपको पूरे सिलेबस में से आना है। तो जब मेरा पूरा सिलेबस मेरे सामने आता था ना, तो मेरे उसमें एमसीक्यूज गलत हो जाते थे कि जो चैप्टर मेरा, हालांकि चैप्टर वाइज 4 है, लेकिन सबको साथ टैकल करना वो भी एक आर्ट है, वो आपको सीखना पड़ता है, वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उसके लिए फिर ये था कि मेरा उसके ऊपर होल्ड नहीं हो सका, एंड देन क्या हुआ कि मेरे जो पूरा पेपर होता है उसमें आसान एमसीक्यूज भी गलत हो जाते हैं। तो ये बात भी मैंने सीखी कि मैंने इस बात की बहुत बड़ी गलती किया। बहुत से बच्चे ये कह रहे होते हैं कि एक चैप्टर करेंगे, उसी चैप्टर को तैयार करेंगे, उसके एमसीक्यूज वगैरह करेंगे और खत्म कर देंगे, समझेंगे कि बस हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको एट द एंड पूरा पेपर देना है। तो जब आपका दूसरा साल था गैप ईयर, जब आपने पहला गैप ईयर जब आपने लिया था, तो उस दौरान आप एफएलपीस नहीं कर रहे थे कि आप रियलाइज कर सकते हैं कि यार हो ये देखो मेरे अभी भी केमिस्ट्री में गलत हो रहे हैं या फिजिक्स के अंदर भी गलत हो रहे हैं? एफएलपीस में भी जो मेरी मेजर गलती थी ना, एफएलपीस भी जब मैं करती थी तो फिर एक्सक्यूज मी, अच्छा एफएलपीस में जो मेरी मेजर गलती वो ये आती थी कि मैं उसमें फिर सब्जेक्ट वाइज कर लेती थी। अभी बैठी हूँ, बायोलॉजी का किया है, उसको करके थोड़ा सा रेस्ट लिया, चलो जी रात को जब वक्त आएगा थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊंगी तो केमिस्ट्री कर लूंगी, फिर करूंगी तो वो कर लूंगी। ये भी गलत अप्रोच थी, क्योंकि पेपर में आपका पूरा करना है। तो मैंने एफएलपीस भी किए हैं, लेकिन उनको भी, और एक बहुत बड़ी गलती, एफएलपीस करते हुए भी पहले बायोफिजिक्स करती थी, केमिस्ट्री को थोड़ा छोड़ देती थी। ये बात मैंने पूरा साल केमिस्ट्री के साथ की है, लेकिन इसका अंदाजा मुझे अब है, मुझे उस वक्त पे नहीं था। मैं कहती थी ठीक है बस मैं कर लूंगी, ठीक है बायोफिजिक्स हो गया, आज के टास्क हो गए, काम खत्म। तो ये थी मेरी एक कहानी के सेकंड अटेम्प्ट में मैंने किया। एट द एंड क्या हुआ फिर हमारा एंड पे, वैसे ये वही वाली बात है, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, कि लेट्स सपोज अगर आप 100 मीटर रेस के लिए अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, और अगर आप बोलो कि यार मैं प्रैक्टिस के दौरान जो है 100 मीटर में से चलो मैंने 80 मीटर जो है अभी दौड़ लिया, 20 मीटर चलो 5 मिनट बाद दौड़ता हूँ, तो आप ये आप उम्मीद नहीं कर सकते कि एक्चुअल एग्जाम वाले दिन पर आप 100 मीटर एक्चुअली जो स्पोर्ट्स डे होगा आप जितनी देर में 5 मिनट का रेस्ट करोगे उतनी देर में बाकी सारे स्टूडेंट्स आपसे आगे निकल चुके होंगे, अल्टीमेटली आप अपनी सीट लूज कर रहे हो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो
ऐसे ही था उस टाइम पे, फिर चले और सबको पता था इस टाइम पे, लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक डिल्यूजन यही था, मुझे पता था कि मेरा एमडी कैट हो जाएगा। एंड इस दफा मेरी 100% तैयारी जो है वो है, मेरा एफएससी का स्कोर बहुत अच्छा है, 1085 है, 50 में से 49 की परसेंटेज मेरी बनती है, तो मेरा इजीली मैं 170 भी लेती हूँ तो मेरा एडमिशन हो जाएगा, तो मैं इसलिए इजी थी। तो फिर क्या हुआ, हमारा एमडी कैट एग्जाम था, लास्ट मंथ में ये अनाउंस हुआ कि आपका जो है वो प्रोविंशियल एमडी कैट है। अब नेशनल को खत्म किया, उन्होंने कहा प्रोविंशियल है, पीएमसी गई, पीएमडीसी आई। उस टाइम पे अब हमें पता चल गया कि भाई अब तो सारा का सारा आना पीटीबी से, आपने अपनी बुक्स के ऊपर फोकस करना है। हाँ, उसकी फिर मैंने तैयारी शुरू की और मैंने देखा यूएचएस के पास पेपर्स वगैरह मैंने निकाले, और जो मेरा बिलीफ था ना वो इसलिए इतना स्ट्रॉन्ग था कि मुझे पता था कि मैंने 2 महीने करके 89% एग्रीगेट बनाया है, तो क्या पूरा साल करके मैं 91, 92 नहीं कर सकती? ये तो बहुत इजी है, हो जाएगा, इतना टाइम है। एंड उस टाइम पे तो मेरी तैयारी भी कम थी, अब मेरी तैयारी भी बहुत ज्यादा है, तो एक बिलीफ सिस्टम सेटअप हुआ था कि इंशाल्लाह इस दफा तो हो जाएगा। फिर मैंने यूएचएस के पास पेपर्स निकाले, मैंने उनकी प्रैक्टिस को स्टार्ट किया, लास्ट मंथ मैंने इसी की तैयारी वगैरह की, एंड फिर एट द एंड आई वाज रेडी कि चलें ठीक है। उस टाइम पे मैं ये बता रही थी कि मेजर एरर हमारा ये बना था, पीएमडीसी का फ्लॉ ये था कि उन्होंने रावलपिंडी, जो कि एक बहुत बड़ा सेंटर होता है एमडी कैट एस्पिरेंट का, वो सेंटर ही नहीं बनाया। और हमारे इधर करबेला से जो नियरेस्ट सेंटर है वो बनता ही रावलपिंडी है, तो उस टाइम पे बड़ा इशू ये क्रिएट था कि रावलपिंडी के बच्चे करें तो क्या करें। वो कह रहे थे अब आप लोग उससे नियरेस्ट जो कोई सिटी है वहां चले जाएं। तो उसके बाद मेरा होम टाउन है सियालकोट, हमने अपना सेंटर सियालकोट सेलेक्ट किया, एंड करबेला से सियालकोट 8-9 घंटे की कोई ड्राइव है। 2 दिन पहले हम यहाँ से निकले थे, एंड हमने वहां जाके एक दिन स्टे किया, उसके बाद नेक्स्ट डे पे, एंड यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊं कि मेरा जो सेंटर आया था सियालकोट में गवर्नमेंट स्कूल में, वो सेंटर वो था जो मेरे बाबा जानी का स्कूल था एक टाइम पे जब वो अपने स्कूल डेज में थे। अच्छा। सो हम बड़े एक्साइटेड थे वहां पे, क्योंकि मेरे बाबा सियालकोट से बिलोंग करते हैं, तो हम बहुत एक्साइटेड थे, वहां पे गए, टेस्ट दिया, लेकिन वो गवर्नमेंट टीचर्स का माहौल एंड वो सारा कुछ, एक पहले से एक एग्जाम प्रेशर मेरे सर के ऊपर बहुत ज्यादा आ गया था जब हमने एंटर किया, क्योंकि उधर की जो टीचर्स थी वो बड़ा चेकिंग कर रही थी, और इस तरीके से जिस तरह आपको पता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में तो होता है कि बच्चों ने तो चीटिंग ही करनी है। हालांकि एमडी कैट डे पे आप सोचें, हम कहते हैं चीटिंग हो क्या सकती है, पूरे एफएससी का सिलेबस है, कौन सी बच्चे चिट्स बनाएंगे, एमसीक्यूज देखेंगे, लेकिन उनकी आदत है, क्योंकि उन्होंने हिजाब भी खुलवा के, सॉक्स भी उतरवा के, तो एक अलग से बच्चों को डरा के प्रेशराइज किया हुआ था। और दूसरी बात कि वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में 4-4 प्रॉपर आंटियां टाइप थी जो बैठ के बातें कर रही हैं, लंच कर रही हैं अपना, और गपशप लगा रही हैं, उनको क्या पता कि भाई बच्चों की जिंदगी मौत का मसला बना हुआ इस टाइम पे। और फिर वहां के बेंच और वो सारा कुछ भी, तो वहां पे हम बैठे, एमडी कैट पे पेपर मेरे सामने आया, पेपर के दौरान मेरे दिमाग पे आई डोंट नो प्रेशर बहुत ज्यादा था, इतना था कि थोड़ी देर के लिए तो मेरा दिमाग बंद हो गया था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि पेपर जो यूएचएस का था ना वो कंपैरेटिवली टफ आ गया था, एंड बाद में एनालिसिस जो उसका हुआ है, बहुत से ये भी कहा गया है कि वो यूएचएस की हिस्ट्री का टफेस्ट पेपर था, क्योंकि मैंने देखा कि उसमें काफी एमसीक्यू जो थे उन्होंने बायो की भी क्रिटिकल डाले हुए थे, लेकिन वो ये बात है कि बच्चे की तैयारी और प्रैक्टिस हो तो करने वालों ने उसमें से भी किया। 800 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो उन्होंने भी उसको सक्सीड किया, उसको क्लियर किया, लेकिन मेरे लिए भी वो एक टफ था। और उसकी कंपैरेटिवली शहीद जुल्फिकार का पेपर 2022 का आप समझे कि पीस ऑफ केक था, तो एक ये भी बहुत रिव्यू चला बाद में। फिर खैर जो भी था करके मैं पेपर देके आ गई, मैं जब बाहर निकली तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वाज नॉट सेटिस्फाइड, मैं खुश नहीं थी उससे, क्योंकि उसमें वो कैब भी थोड़ी सी टफ आई हुई थी, एंड मुझे था कि ये बस बिल्कुल नॉर्मल सी मैं निकली हूँ, एंड बस मुझे पता था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जैसा मैं चाहती थी वैसा पेपर नहीं हुआ। उसका फिर रिजल्ट आया, जब रिजल्ट आया एंड सारा कुछ, तो उसमें मेरा स्कोर आया 161 आउट ऑफ 200, यानी कि आप देखें कि सेम टू सेम रेशो वही रही 169, लेकिन नहीं वो था 169 आउट ऑफ 210, नाउ 161 आउट ऑफ 200। तो हम क्या ये समझें कि एग्जैक्टली सेम रेशो, एग्जैक्टली सेम एग्रीगेट 88 था ना, हाँ 169 210 में से, तो वो 80.4 बन गया और अब 161 मार्क्स हैं। हाँ उतना ही एग्रीगेट था, 88.8 तक था, तो नहीं तब 80.4 था और अब 80.5। 80 नहीं एमडी कैट का जो था परसेंटेज, यहाँ पे टोटल एग्रीगेट नहीं, रेशियो वाइज में बात करूं, 169 रेशियो, हाँ तब भी 80.5 आपका परसेंटेज है, और इस बार भी आपका 80.5 ही परसेंटेज है, तो मतलब कि एग्जैक्ट वही मैं कह रही थी कि रेशियो सेम वही रही। अच्छा, अब ये जो इम्तिहान था और ये था कि उस टाइम पे ये असल इम्तिहान था, पहले जो था वो सारी दुनिया ने फेस किया और फील किया और मुझे बताया कि मैं फेलियर हूँ, मैंने उस टाइम पे नहीं माना, मुझे पता था कि मैं टॉपर हूँ, मैं करके दिखाऊंगी। अब ये था कि अब मेरे दिल ने भी खुद को कहा कि वाकई मैं यहाँ पे फेलियर हूँ, मैंने इसको फेल कर दिया अपने इस एग्जाम को।
उस टाइम पे आपको पता है कि एक अलग किस्म का दिमाग पे प्रेशर होता है। बच्चा ये नहीं देखता कि वो ये नहीं एनालिसिस करता है एकदम कि उसने गलतियां की साल में। जब उसका रिजल्ट आता है ना, उस टाइम पे सबसे पहले ये एनालिसिस करता है, मैंने पूरा साल पढ़ा, मैंने पूरे साल मेहनत की, दिन रात मैंने एक किया, 14-15 घंटे मैंने कमरे में पढ़ा, फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं आया। पता नहीं अल्लाह ताला अगर चाहते एक सीट दे देते तो क्या होता। ये बातें हर एमडी-कैट एस्पिरेंट की जुबान पे होती हैं जब उसका रिजल्ट खत्म होता है, आता है और उसका एडमिशन नहीं होता। मेरे साथ भी उस टाइम पे ऐसा ही हुआ। अब ये जो था ना, मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग फेज था। अब मुझे हर एक ने मशवरा देना शुरू कर दिया कि अच्छा डीपीटी कर लो, इसका भी स्कोप है, फार्म भी कर लो, इसका भी स्कोप है। जरूरी तो नहीं कि सारे बच्चे डॉक्टर ही बनने हैं। एक सवाल, लेकिन आप अच्छा मेरा सवाल तुमसे ये है कि ये जो सेकंड अटेम्प्ट तुम्हारी थी, इसमें तुमने सियालकोट ट्रैवल करना था, तो एग्जाम से तुमने कितना पहले ट्रैवल वहां पर किया था? कितने दिन पहले वहां पर तुम पहुंची थी, या कितने घंटों पहले वहां पर पहुंची थी? क्या सीन था? 2 दिन पहले मैं चली गई थी। ठीक है, 2 दिन पहले, क्योंकि उस दिन ट्रैवल करना तो ऑब्वियसली ठीक नहीं है, 8-9 घंटे की ड्राइव है। 2 दिन पहले मैं वहां चली गई थी एंड एग्जाम से 1 दिन पहले जो था वो मैंने अपना सफर की थकावट वगैरह भी खत्म हो चुकी थी एंड वो जो उससे पहले वाला डे था मैं वहां पे इजी चिल थी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और इसी वजह से अगर मैं एक तरह से देखूं तो तुमने डाउन परफॉर्म नहीं किया पिछले साल से, तुम्हारा जो नेचुरल लेवल था तुमने वही अचीव किया, और तुम्हारा नेचुरल लेवल जो था वो 80.5 ही था, 80.5 आउट ऑफ 100। सही है, तो वही परसेंटेज तुम्हारी थी। Exactly. सही है, तो मतलब कि तुमने डिटोरिएट नहीं किया इस पूरे टाइम में, लेकिन क्योंकि तुमने कुछ चीज एक्स्ट्रा नहीं की, बेहतर नहीं की, स्पेशल नहीं की, वही पिछली बार वाली मिस्टेक्स की, तो तुम्हारा रेशियो वही मेंटेन रहा। एग्जैक्टली, ठीक है, सही है। तो अब आपको एंजाइटी में हो, डिप्रेशन आपको है, गुस्सा भी एक है, फिर बड़ा कुछ है, प्रेशर बहुत ज्यादा है इस टाइम पे एंड हर तरफ से यही आपको सुनने को मिल रहा है कि क्यों आपकी जिंदगी के इतने पीक इयर्स हैं आप यहाँ पे वेस्ट कर रहे हो, क्यों जाया किए जा रहे हो। 1 साल जाया हो गया, अब दूसरे साल की तरफ जाया। अच्छा अगर करना भी है तो साथ बीफार्म में एडमिशन लो, वो भी आगे जाके बड़ा अच्छा बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। डीपीटी में करो, वो बहुत अच्छे डॉक्टर्स के साथ ही होते हैं, वो भी व्हाइट कोट पहनते हैं। अब ये सारी बातें सुनने को आपको मिलती है, लेकिन इस टाइम पे आपको पता है, आपके दिल को पता है कि जब आप 2 क्लास में थे तब से आप माई एम इन लाइफ ऐसे लिख रहे हो एंड लिख भी क्या रहे हो, माई एम इन लाइफ इज टू बिकम अ कार्डियोलॉजिस्ट। बस आपने जब लिखना है आपने यही लिखना है एंड आपने अपने ऐसे ही लिखना है। बचपन से खुद को डॉक्टर लाइबा फातिमा लिखा है। अब कैसे हो सकता है कि यहाँ पे जब वो स्टेज आया एंड थोड़ी सी मेहनत और करने की जरूरत है, मैं गिव अप कर दूं एंड मैं छोड़ दूं। मेरे मतलब आप यूं समझे कि मैं मेंटली भी 2 हिस्सों में थी कि क्या करूं। अब 2 दफा जब मैंने किया नहीं हुआ तो इस दफा मैं ऐसा क्या करूंगी कि हो जाएगा। और दूसरी बात की कहीं और मैंने जाना भी नहीं है, मैं उसके लिए बनी नहीं हूँ। मैंने करना है तो एमबीबीएस ही करना है, वरना मैंने कुछ नहीं करना। तो ये सारी बातें आपके दिमाग में चल रही हैं। उस टाइम पे क्या था कि मैंने इस दफा मैंने जो डिफरेंट किया वो कुछ अलग ही था, और मैंने कुछ इस तरीके का नहीं किया कि पागलों की तरह एक्स्ट्रा एफर्ट्स और पुटिंग कर ली, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने पिछले साल 15-15 घंटे मेहनत किया लेकिन रॉन्ग डायरेक्शन में किया। अब वो एक बड़ी बेहतरीन बात है कि आप अगर किसी दीवार में कील ठोक रहे हो, आपको असाइन किया गया है कि आपने इस दीवार में कील ठोकना है एंड आप ठोके जा रहे हो, सुबह से लेकर रात तक लगे हो, वो अंदर नहीं जा रहा और आपको पता है कि आप कह रहे हो नहीं मैं इसको करके ही छोड़ूंगा, किए जा रहे हो। लेकिन क्या होता है कि पीछे से कोई एक बंदा आता है, वो आपको बताता है कि यार जब दीवार में कील ठोक रहे हो ना, इसके पीछे लोहा है, ये भी जाएगा, डायरेक्शन थोड़ी सी ऐसे करो, थोड़ा साइड पे करो तो ये चला जाएगा। द मोमेंट इसने आपको ये बताया, आपने दूसरी तरफ किया तो वो थोड़ा सा पीछे किया तो वो 5 मिनट में आपका कील अंदर चला गया, जिसको आप 11-12 घंटे से सारे दिन से लगे होते। तो इसी डायरेक्शन की मुझे जरूरत थी एंड वो डायरेक्शन जो मुझे मिली कि कील को थोड़ा सा चेंज करके अंदर करो, वो मेरे लिए नियर पियर साबित हुआ। अच्छा, मैंने क्या किया, अच्छा सेकंड अटेम्प्ट में तुम नहीं गई थी? सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने टेस्ट सेशन ज्वाइन किया था। स्टार्ट में मैंने किड्स का किया था, अर्ली प्रेप, एंड उसके बाद मैंने क्रैश टेस्ट ज्वाइन किया था स्टेप का। वो एक्सपीरियंस तो वहां का जो एक्सपीरियंस था वो बेसिकली ये था कि किड्स का एमसीक्यू लेवल जो है वो बहुत टफ है। अच्छा। जब मैं वहां पे टेस्ट अटेम्प्ट करती थी या कुछ था ना, तो एमसीक्यू के लेवल काफी इतना होता है कि बच्चे के मोरल से वो मतलब बच्चे के कैपेसिटी से बहुत ज्यादा होता है। जब करते हैं आप एमसीक्यू, वो गलत होते हैं आपके मोरल अल्टीमेटली डाउन होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, वो समझते हैं कि हम बच्चे को बड़ी मुश्किल चीज सिखा रहे हैं, जबकि टेस्ट में 50 to 60% एमसीक्यू बड़े आसान आ रहे होते हैं। तो वहां पे मुझे लगा कि मेरी जो एमसीक्यू की प्रैक्टिस थी ना, वो मेरी राइट नहीं हुई एंड मैं उसको ठीक तरीके से नहीं कर पाई। दूसरा, अकेडमीज में पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा था कि इसके इतने मार्क्स हैं, इसके इतने मार्क्स हैं, ये तो टेस्ट में इतना परफॉर्म कर रही है, वो इतना करे, तो कहीं ना कहीं बच्चा उसमें भी थोड़ा सा
प्रेशर में आ जाता है। और इस टाइम पे जो मेरी सेकंड अटेम्प्ट थी, इसमें मेरी स्ट्रेस मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट दोनों जो थे मैं समझती हूँ बहुत वीक थे, और इनको मैं सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाई थी। राइट। और यार लाइबा, अब जो ये टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मुझे तो एक चीज ये भी नजर आती है ना कि मतलब कि इट्स नॉट ओनली अबाउट केप्स और स्टेप और एनी अदर एकेडमी। यार बहुत सारी एकेडमीज में मतलब नियर पीयर को ना बच्चे अक्सर औकात में देखता हूँ कि एक वजह से जो है ना बड़ा बैश करते हैं। वो ये कहते हैं कि सर आपका जो टेस्ट है ना, आपके जो टेस्ट सेशंस होते हैं, आपके जो क्विज़ होते हैं, वो सर बड़े आसान है। मैं अब हमारे जो टीचर्स हैं, सर हबीब, सर शाहिद, ये सारे बड़े रिस्पेक्टेबल फैकल्टी हमारी, मैं इनको जाकर बोलता हूँ, मैं कहता हूँ सर क्या मतलब, देखिए बच्चे कह रहे हैं, बच्चे हंस रहे हैं पर बच्चे कह रहे हैं कि टीचर जो है ना बड़े आसान सवाल बनाते हैं। अब सर मुझे ये बोलते हैं कि बेटा बात सुनो, मैं वही सवाल बनाऊंगा ना जो बच्चों के आते हैं, ठीक है, वही से आते हैं, वही पास पेपर को मैं देख रहा हूँ, वही डिफिकल्टी लेवल है। अब बच्चे हैवी मुझसे क्यों मांग रहे हैं, मुझे तो नहीं समझ आ रही। मैं उनको बोलता हूँ सर वो बच्चे ये कंप्लेन कर रहे हैं, सर वो केप स्टार वहां पर हम अगर जाते हैं वहां पर तो सर बड़े मुश्किल क्वेश्चन है, वो एक्चुअल फीलिंग आती है कि वो एमडी कैट वाले क्वेश्चन है। तो हमारे टीचर्स बार बार ये कहते हैं कि वो अपने आप को खराब करेंगे। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे जो आगे पीछे अकेडमी में एनरोल होते हैं, वो नियर पेयर पर आकर हमारे टीचर्स को वो वाले क्वेश्चन देते हैं जो वो केप से कहीं और से लेकर आते हैं, और सर को बोलते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करा दें। सर कहते हैं भाई ये मैं कराने को तो करा दूं, लेकिन मैं क्यों करूं, ठीक है, ये बीएससी लेवल इसमें कोई आपकी हेल्प नहीं मिलनी, आप खामखा अपने आप को इसमें खराब करोगे, ये है ही नहीं आपके लेवल का, ठीक है। अच्छा, अक्सर औकात बहुत सारे ये एकेडमीज के ये बने हुए होते हैं, ये क्या कहते हैं, टेस्ट मेकिंग विंग्स बने हुए होते हैं, जहाँ पर एक टीम का काम ही ये होता है कि उन्हें नए से नए क्वेश्चन बनाने हैं। अब मसला वहां पर ये जाकर आता है कि वो वाली टीम जाहिर सी बात है अब तनख्वाह तो ले रही है अपने इदारे से, और क्या नाम है, एक साल में उन्होंने सारा काम कर लिया, अब अगले साल बैठे होते हैं कि यार इस साल में तो तनख्वाह हमने अपनी जस्टिफाई करनी है, तो हम लोग क्या करें। तो वो इंडिया नया मार्केट में क्या लेकर आए, तो नीट में से कुछ निकल आएंगे, जी में से कुछ निकाल के ले आएंगे। तो हमने नियर पीयर ने आज से 2-3 साल पहले, मतलब हम तकरीबन 6-7 years into दिस पर्टिकुलर विंग स्पेस हमें हो गया है, लेकिन इस स्पेस के अंदर हमें 7 सालों से ये चीज बैश हम इस चीज पर हो रहे हैं कि आप लोगों के क्वेश्चन जो इजी होते हैं, लेकिन हमने बड़ा एक हार्ड स्टांस लिया हुआ है कि इजी या डिफिकल्ट से हमें कोई ताल्लुक सरोकार नहीं है। हमें सिर्फ ये है कि यार वो चीज जो एमडी कैट में आती है वो हमारे पास है, तो वो टीचर्स भी उसी के लिए स्ट्राइव करते हैं। और मैं बच्चों को एक वजह जिससे मैं एकेडमी से डिस्कस करता हूँ वो ये भी है कि यार प्लीज डू नॉट देखो, इट्स एट द एंड ऑफ द डे नियर पीयर के पास जितने बच्चे उन्हें आने हैं वो आ जाएंगे, एकेडमी के पास आना हुआ आ जाएंगे, हर बंदे की रोजी रोटी लगी हुई है, हर बंदा अपना कमा रहा है, हर बंदा अपनी गाड़ियां खरीद रहा है, इंटरनेशनल टूर्स मार रहा है, ठीक है, किसी बंदे का कोई कुछ भी नहीं जा रहा, सिर्फ तुम्हारा एट द एंड ऑफ द डे जा रहा है कि मैं कहता हूँ यार चलो छोड़ो, तुम नियर पीयर से भी ना पढ़ो, गोली मारो, नियर पीयर पे भी ना, तुम अपनी किताब खोलो, अपनी किताब में से पढ़ो, पास पेपर निकालो, पास पेपर्स के एमसीक्यूज देखो, खुद ही एनालाइज करो यार क्या डिफिकल्टी लेवल है, उसके हिसाब से खुद से एमसीक्यूज बनाओ। और अब तो माशाल्लाह ये जीपीटी का जब से ज़माना आ गया है, नियर पीयर एआई बॉट का ज़माना आ गया है, तो बॉट से पूछो कि भाई यार मुझे एमडी कैट के लेवल के क्वेश्चंस बना कर दे दो, वो आपको एमसीक्यूज बना कर देता रहेगा आपकी डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से। सेल्फ स्टडी करो। तो जब तक स्टूडेंट्स ये नहीं करेंगे ना, ये इसी भाग दौड़ में लगे रहेंगे, फलाने के इतने नंबर आ गए, फलाने के ये एमसीक्यूज, उस वाले टेस्ट सेशन में जाते हैं, उस एकेडमी जाते हैं, उन्होंने नया टेस्ट सेशन लॉन्च किया है। अपना रिव्यू भी मैं बताती हूँ कि नियर पीयर को जब मैंने ज्वाइन किया तो इसके साथ मेरा रिव्यू किस तरीके का रहा, एमसीक्यू का जो लेवल है किस तरीके का, आसान है क्या मुश्किल है, उसने मुझे किस तरीके से हेल्प आउट किया, वो सारी बातें मैं आपको बताती हूँ। मैंने क्या किया, अब ये थर्ड अटेम्प्ट है, अब मैं आपको थर्ड अटेम्प्ट बता रही हूँ। मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट थी एज अ फ्रेशर, सेकंड अटेम्प्ट एज अ रिपीटर एंड थर्ड अटेम्प्ट एज एन इम्प्रूवर। अब मैंने क्या किया, अब मैंने गलतियों को रिपीट नहीं किया, अब मैंने अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाई ताकि एट द एंड मुझे रिजल्ट्स भी इम्प्रूव मिले। मैंने अपनी तैयारी का आगाज, सबसे पहली बात ये है कि मैंने तैयारी का आगाज जाके किया मई से मैंने अपनी तैयारी का आगाज किया नियर पीयर के साथ मैंने कोऑर्डिनेशन की। अब आप देखें हमारा एमडी कैट का जो एग्जाम है वो हुआ है 13 सितंबर को। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सिर्फ 4 माह थे आपके पास जिसमें आपने तैयारी की एंड तैयारी करके आपको रिजल्ट्स मिले, लेकिन वही बात राइट डायरेक्शन में थी। एमडी कैट का एग्जाम आपसे कोई बहुत ज्यादा मेहनत और कोई बहुत पागलों वाली जद्दोजहद नहीं मांगता, ये आपसे राइट डायरेक्शन में मेहनत मांगता है। इसमें स्ट्रेटेजीज आपको बनानी है, आपने अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, इन चीजों को एग्जीक्यूट करनी है। बेसिकली इट इज अ गेम ऑफ नर्व्स। पर सारे रहे होते हैं लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे होते हैं। तो क्या है कि वही चीज अगर आप 4 सालों में भी रॉन्ग डायरेक्शन में करें आपसे नहीं होगी, लेकिन थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज करके 4 माह में भी करें तो आप कर सकते हैं। अब की बार जो मेरी तैयारी थी ये 4 माह की थी,
एंड मैंने ये देखा, मैंने अपने माइंड को रिलैक्स किया। पहले ये था कि मैं जो थर्ड अटेम्प्ट था उसमें मैं बहुत रोई, बहुत फ्रस्ट्रेट हुई। कोई बात करके कोई चला जाता था, मैं घंटों बैठ के रोती थी, मेरे से बच्चे रिलेट कर सकेंगे मुझसे। लेकिन फिर मैंने खुद को एक दिन ये समझाया कि बस बहुत हो गया, अब रोना नहीं है। मैंने उस दिन खुद से प्रॉमिस किया, एंड वो प्रॉमिस मैंने ऐसे किया कि वाकई उसके बाद मेरा एक आंसू नहीं आया। अच्छा। मैंने कहा कि अब खुद को मैंने बताया कि आप यूं समझो कि आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट है, आपने इसमें 100% अपनी तैयारी के साथ देना है। लेकिन हाँ, एक बात का ख्याल जरूर रहे कि मेरे साथ जब मैंने पहली अटेम्प्ट दी थी तो आई वाज स्टार्टिंग एट अ फ्रेश, एंड अब जब मैं स्टार्ट कर रही हूँ आई एम स्टार्टिंग एट एन एक्सपीरियंस। तो मेरे पास एक्सपीरियंस है, मेरे साथ वो भी बच्चे मौजूद हैं जिन्होंने फ्रेश अटेम्प्ट देनी है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम जाना है, जबकि मैं इसमें 2 दफा बैठ चुकी हूँ, तो मुझे उसका भी एज होगा। लेकिन मेरे साथ साथ फ्रेश बच्चों का भी एडमिशन होगा, जब उनका हो सकता है तो व्हाई नॉट मी, मेरा भी इनके साथ लाजमी होगा। बस खुद को मैंने समझाया, खुद से मैंने प्रॉमिस किया, एंड मैंने कहा अब रोना नहीं है, काम से अपना जवाब देना है, एंड आपने प्रॉपर तरीके से अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करना है। दूसरे लोग आपको बात करके चले जाएंगे, आप रोते रहोगे, क्या होगा? सिर्फ ये होगा, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड पे उसका कितना बुरा इंपैक्ट पड़ेगा, एंड एट द एंड ऑफ द डे आपके रिजल्ट्स भी उसी तरह खराब हो रहे होंगे। फिर उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया, मई में मैंने अपनी तैयारी का जब आगाज किया, बहुत प्रॉपर अच्छे तरीके से, फ्रेश तरीके से। मेरी कोऑर्डिनेशन सबसे पहले हुई नियर पीयर में सर अली इम्तियाज के साथ। उनके साथ मैंने कॉल पे बात की, उनको मैंने बताया, मैंने सर को अपने सिनेरियो बताया। सर ने मुझे जो मोटिवेशन दी और उनकी वो बात मुझे इतनी उस टाइम पे हेल्पफुल थी। सर ने मुझे कहा बेटा कोई परेशानी की बात नहीं है, इस बात को छोड़ो कि आपका पिछले अटेम्प्ट में नहीं हुआ। अब सोचो आपका पिछले अटेम्प्ट में होता तो हो सकता है आपका डीजी खान में होता, इस दफा आप करो कि आपका की एडवर्ड में होगा। ये बात सर ने मुझे कही, मैंने और उस टाइम पे मुझे मोटिवेशन मिली। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, अल्लाह ताला की मसलहत होती है, कोई ना कोई राइट टाइम होता है। आप इस चीज के लिए कैपेबल नहीं थे। अल्लाह ताला ने भी अगर कोई चीज रखी है ना, जो हम कह रहे होते हैं कि यार अल्लाह ने हमें क्यों नहीं दिया, एक सीट थी अल्लाह दे देते, अल्लाह ने उसकी भी कोई सेट वैल्यूज रखी है कि ठीक है आप उस मुकाम तक पहुंच जाओ, आपको वो मिल जाएगा। एंड जो बात है कि मैं उस मुकाम तक रेडी नहीं थी। इस जर्नी ने मुझे इतना सिखाया, इतना बनाया कि आगे जो पूरी एमबीबीएस की एक जर्नी है उसके लिए मैं तैयार हो जाऊं। फिर इस ईयर सारा कुछ मैंने किया, उसमें मैंने खुद को मोल्ड किया, किस तरीके से मैंने अपनी तैयारी का आगाज किया। सर अली ने मुझे बताया कि ये इस तरीके का स्केड्यूल है, ऐसे ऐसे हमारे टेस्ट हैं, सब कुछ है। मैंने कहा ठीक है, नियर पेपर मैंने डेमो लिया। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, जिस चीज ने मुझे पूरी जर्नी में मोटिवेटेड रखा, दैट इज नियर पेयर स्कोर प्रेडिक्टर। अच्छा, वो इतनी कमाल चीज है कि जब मैंने तैयारी का आगाज किया, उस टाइम पे मैंने पहला टेस्ट जब जाके दिया, मैं अपनी तरफ से 100% प्रिपेयर्ड थी। एक चैप्टर है फेवरेट बायोलॉजी का मेरा, केमिकल कोऑर्डिनेशन, मैंने उससे तैयारी का आगाज किया। मैंने कहा ये चैप्टर मेरा 100% प्रिपेयर्ड है, नियर पेयर से मैं इसका आगाज करती हूँ एंड मैं इसका टेस्ट देती हूँ जाके डायरेक्टली। मैंने क्विज दिया एंड उस टाइम पे मेरे उसमें मार्क्स आए 20 में से 8। ये मेरी तैयारी थी 100% अपनी तरफ से। वहां पे उसने मेरी आंखें खोली कि ये देखें कि आपकी तैयारी कहाँ रिलाई करती है। मैंने फिर देखा कि उसने मुझे प्रॉपर चार्ट बना के दिया, ये चैप्टर है बुक का, ये टॉपिक है, ये आपके वीक एरियाज है, जाएं बुक से जाके वीक एरियाज को पढ़ें एंड फिर आके टेस्ट अटेम्प्ट करें। वो मैंने खोली बुक, उधर से मैंने वीक एरियाज को अपने पढ़ा, मैंने तैयार किया एंड वो सिंपल बुक लाइंस थी, मेरी गलती हुई थी। तो फिर मैंने उसको तैयार करके दोबारा से किया। फिर स्कोर प्रेडिक्टर मेरे सामने आया। पहले दिन मेरा स्कोर प्रेडिक्टर था 162। अब मुझे पता था कि ये स्कोर प्रेडिक्टर एक्यूरेट है, मेरी तैयारी यहीं पर रिलाई कर रही है। 160 से आगे तो मैं निकल ही नहीं सक रही हूँ, अब तक 160 में मैं फंसी हुई हूँ। तो मैंने फिर वहां पे आगाज किया एंड मैंने हर दिन मेरी कोशिश क्या होती थी, मैंने ये 160 वही मार्क्स हैं जो तुम्हारे एक्चुअल में भी आ रहे होते थे, आए हुए थे एमडी कैट में। बिल्कुल, उसने मुझे बड़ा हेल्प किया। पर स्टक हुआ हुआ है, मतलब कि हमारा स्कोर प्रेडिक्टर, मतलब मुझे सुन के खुशी हुई कि स्कोर प्रेडिक्टर मैंने आज से जब 1-1.5 साल पहले अपनी टीम के साथ मिलकर बनाया था, मैंने कहा यार मतलब दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। और मुझे खुशी हो रही है सुन के कि ये एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर रहा है जो तुम्हारा बिल्कुल ये गेम चेंजर है। जैसे क्योंकि जब मैंने आगाज किया उस टाइम पे मेरा स्कोर प्रेडिक्टर था 162 एंड मैंने इसको अब इम्प्रूव करना था डेली बेसिस पे। मुझे था कि मैं स्कोर प्रेडिक्टर में जब आ जाऊंगी ना 190 तक तो मेरे टेस्ट में भी अल्टीमेटली आ जाएगा। तो मैंने उसको अपने सामने रख लिया था कि मैंने इसको लेके जाना है आगे। उसके बाद मुझे रिजल्ट्स की परवाह नहीं करनी, जब ये 190 में चला जाएगा मेरा एमडी कैट का रिजल्ट भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन ये कोई आसान बात नहीं थी कि आपने स्कोर प्रेडिक्टर को आगे लेके जाना है। मैं कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाती थी कि ये क्या इतना वीक है, मैं 10-10 टेस्ट भी ठीक करूंगी, एक नंबर नहीं आगे लेके जा रहा। इतनी मुश्किल से जाके वो 162 से 163 होता था। जब वो ऑब्वियसली हमारी तैयारी को एनालाइज कर रहा है, वो एआई जनरेटेड ऐप, वो तैयारी को एनालाइज करते हुए देख रहा है कि ये बच्चा अच्छा अभी इस काबिल हुआ है कि इसके अब 163 आएंगे, तो फिर वो उसको इम्प्रूव करता था। इसके साथ साथ मैंने एक डेली काम, एक तो मैं इस पे करती थी और दूसरी जो मेरी लिए एक बहुत हेल्पफुल चीज थी वो डेली की अकाउंटेबिलिटी थी। मैं डेली अपना टू डू लिस्ट बनाती थी, आज मेरे की ये टास्क हैं, ये चैप्टर्स हैं, इतने मैंने टेस्ट करने हैं, इतने मैंने लेक्चर लेने हैं एंड सब कुछ।
वो लिख के रात को सोने से पहले मैं अपने टास्क खत्म करके सर अली इम्तियाज को सेंड करती। सर अली को मैंने सेंड करना, नीचे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह लिख के बताना, एंड इस चीज ने मुझे सेल्फ अकाउंटेबल बनाया कि मुझे पता होता था कि मेरे से आगे सवाल होना है। मैंने सर को मेंशन करना है कि आज मैंने क्या पढ़ा, मेरी क्या प्रोग्रेस रही है। एंड दूसरी बात ये कि मेरे डेली बेसिस पे उसका स्कोर प्रेडिक्टर भी मैं मेंशन करती थी। सर फिर देखते थे, मुझे गाइड करते थे अकॉर्डिंगली कि अच्छा आप कहाँ पे लैग कर रही हो, आप देखो। तो वो इस तरीके से था कि एक फ्लेक्सिबल जोन में मैंने अपनी सेटिंग की हुई थी कि मेरे पेयर के पास जब मैं अपने टास्क खत्म करती थी मैं अपना टेस्ट दे देती थी। दूसरी बात, एक बच्चों का भी बहुत क्वेश्चन होता है कि अच्छा बताएं आप कितने घंटे पढ़ती थी उस दिन में, एंड सुबह से लेकर रात तक पढ़ना है, सारा दिन पढ़ना है, क्या अपना फ्लेक्सिबल टाइमिंग है। तो बेसिकली ये बात सीखी मैंने नियर पियर में आके, एंड आपने भी हमें सिखाई कि प्रॉपर आपने आप खुद को बंद नहीं कर लेना, कैद करके एक जगह पे बैठे नहीं रहना, आपके माइंड को भी फ्रेश होने की जरूरत है। आपने प्रॉपर एक्सरसाइज भी करनी है, आपने अपना रूटीन भी सेट करनी है, फ्रेश भी होना है, थोड़ा सा टाइम घर वालों को भी देना है। तो एक रूटीन सेट करके ताकि आपका माइंड फ्रेश भी रहे और आप जो है अच्छे तरीके से पढ़ भी सके। तो मेरा जहां तक बात है कि अब ये जो थर्ड अटेम्प्ट थी ना, इसमें मैंने घंटे गिनना तो छोड़ दिए थे कि मैं 4 से 5 पढ़ूंगी, 1 घंटा ये करूंगी, 1 घंटा वो करूंगी। मैंने अपने स्टडी आवर्स को फिक्स नहीं किया, मैंने अपनी डेली रूटीन्स को फिक्स किया, डेली टास्क को फिक्स किया कि ये मेरे टास्क है, आज मैंने फिजिक्स के 2 चैप्टर करने हैं, इसका मैंने टेस्ट न्यू पेपर पे जाकर अटेम्प्ट करना है, मैंने स्कोर पे रखकर कोशिश करनी है कि 1 से 2 जो है ना स्कोर लाजमी ऊपर चला जाए, मैंने ये वीडियो लेक्चर्स वहां से देखने हैं, और ये काम जब तक मेरे नहीं होंगे मैं रात को सोऊंगी नहीं। और वो काम अगर मेरे 8 घंटे में होते थे तो मैं कर लेती थी, 10 घंटे चाहे वो नहीं, जिस दिन बड़ा चैप्टर है वो आप 10 घंटे में करें, लेकिन ये है कि टास्क खत्म किए बगैर आपने सोना नहीं है। तो यही मेरी रूटीन थी। मैंने फिर अब कभी भी आप जो मुझे देख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो कभी भी ऐसा ना करें कि अपना टाइम टेबल फिक्स करके बैठें कि आपने टाइम देखना है 4 से 5 तक जितना हो गया चलो ठीक है अब अगला सब्जेक्ट शुरू करें, अगला टॉपिक शुरू करें। नहीं, आप सुबह उठें, अपनी डेली टू डू लिस्ट बनाएं कि मैंने ये चैप्टर्स करने हैं, जब तक वो खत्म नहीं होते, अच्छे तरीके से आपके तैयार नहीं हो जाते, तब तक आपने उसको नहीं छोड़ना। टास्क खत्म करके तो फिर आपकी जो सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट है वो आपको मिलती है कि आप डेली बेसिस पे अपने गोल के करीब जा रहे हो। तो घंटे जो है वो आपने नहीं गिनने हैं। आपसे एक सवाल करना चाहता ऑन दैट नोट कि आप जो है अपने लिए जो टारगेट्स बनाती थी दिन के, आप उन टारगेट्स को अचीव करने के बाद ही सोती थी, राइट? अच्छा, तो मुझे साथ में अपने थोड़ा सा ये बता दें आपके अब मिसाल के तौर पे आपके जो टारगेट्स हैं वो नॉर्मली कितने आवर्स में अचीव हो जाते थे? 5 घंटे में, 8 घंटे में, 10 घंटे में, 12 घंटे में? ये जरा थोड़ा सा बताती हैं। मैं बिल्कुल बताती हूँ। बेसिकली मैंने इस दफा क्या किया कि मैं फ्लेक्सिबल थी इस रूटीन के साथ कि मैं सुबह अपनी तैयारी को 8 बजे स्टार्ट करूँ, ठीक है? नमाज पढ़ के फ्रेश होके सारा कुछ करके थोड़ा सा इजी होके मैं 8 बजे अपनी तैयारी का आगाज किया। मैंने इस प्रॉपर इस टाइम पीरियड में मैंने कोई अपने आप को ज्यादा फजूल एग्जर्ट नहीं किया। मुझे पता था कि मेरी बॉडी इस टाइम पे एक्टिव है, मुझे पता है 8 बजे मैं तैयारी का आगाज कर रही हूँ तो मैं कंफर्टेबल हूँ, मैंने 8 बजे आगाज किया। अब जैसे कि मैंने पहले बताया है कि मेरी केमिस्ट्री बहुत वीक थी, इस दफा मैंने क्या किया, सबसे पहले तैयारी शुरू ही केमिस्ट्री की मैंने स्टार्ट ही केमिस्ट्री से लिया। मैंने कहा इसको अब क्या करना है, अपना जो वीक एरिया है इसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। अब उस पर काम करेंगे तो होगा, क्योंकि अब आंखें आपकी खुल चुकी हैं, हर चीज आपके सामने है। आपको जो बड़ा खुमार था कि भाई मैं 1 साल मैंने तैयारी की, अब तो मेरा 91-92% एग्रीगेट आ ही जाएगा, वो सारा कुछ खत्म हो चुका है। अब रियलिस्टिक बेसिस पे आपने तैयारी का आगाज करना है, केमिस्ट्री को स्टार्ट करना है। मैं सुबह 8 बजे उठ के मैंने जो दिन को 2 हाफ्स में डिवाइड किया हुआ था। पहला हाफ था मेरा प्रॉपर केमिस्ट्री का, उसमें मैंने केमिस्ट्री के टास्क रखे हैं, मैंने केमिस्ट्री का लेक्चर भी लेना है, मैंने उससे को बुक से रीड भी करना है, मैंने उसके एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करनी है, मैंने उसका टेस्ट भी देना है। ये काम मेरा यूजुअली हो जाता था 12:30-1 तक केमिस्ट्री का हिस्सा। यहाँ तक मैंने किया। इस टाइम पे नमाज ब्रेक एंड थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए मैं नैप लेती थी, हाफ आवर का या 1 आवर का, ताकि मुझे पता है कि आगे मैंने ज्यादा देर तक पढ़ना है तो मेरा माइंड फ्रेश से रिचार्ज हो जाए। तो मैंने इस टाइम पे थोड़ा सी नैप लिया। उसके बाद जब मैं उठती हूँ तो मेरे पास अब सब्जेक्ट्स बचते हैं, केमिस्ट्री एक तो हो चुका है, बायोलॉजी, फिजिक्स और इंग्लिश। अब ये 3 सब्जेक्ट्स हैं बेसिकली जिनको लेके चलना है। बाकी का जो मेरा दिन का हिस्सा होता था वो मैं इस तरह रखती थी कि मैंने इसमें बायो और फिजिक्स इंग्लिश, अब ये तीनों तो एक टाइम पे हो नहीं सकते, तो मैं एक दिन बायो इंग्लिश करती हूँ, एक दिन मैं फिजिक्स इंग्लिश करती हूँ, जबकि केमिस्ट्री रिमेन्स कांस्टेंट, वो ऊपर के दिन पे मेरे पास सेट है। मैंने इस तरीके से अपना सेट किया हुआ था। तो उसमें ये है कि यूजुअली जो मेरा सेकंड जो स्लॉट होता है वो 2:30 के अराउंड स्टार्ट होता था, एंड मैक्सिमम भी अगर वो मेरा गया जिस दिन तो वो 9:30 या 10 तक गया, इससे आगे वो नहीं गया। तो बड़े फ्लेक्सिबल वे में अब आप देखें कि 10 बजे बच्चे की पढ़ाई खत्म हो रही है, उसके बाद सुबह 5-6 बजे तक टाइम है कि वो सो भी सकता है, फिर उसके बाद उसने 8 बजे तैयारी का आगाज करना है, नींद भी आपकी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही, आप खुद को फजूल एग्जर्ट भी कर रहे हो। हाँ बिल्कुल, आपके पास भी
और वही तो मेन चीज है जो आपको मोटिवेटेड रखती है। एग्जैक्टली। और सबसे मजे की बात जो आपकी जर्नी में लगी है वो ये लगी है कि आपने अब इरादा ये कर लिया कि सुबह को उठते साथ ही जो पढ़ाई है उस सुबह को सबसे पहले दिमाग आपका जो है फ्रेश जो सुबह के टाइम पर ही है, और जब सबसे फ्रेश है उस टाइम पे यू चोज टू पिक अप द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग व्हिच वाज केमिस्ट्री फॉर यू। आपने कहा मुश्किल चीज करते हैं, देखी जाएगी आगे। उसको स्टार्ट करेंगे एंड जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे डर के बैठे रहेंगे, आप मैदान में उतरोगे नहीं, कैसे उतरोगे नहीं तो फिर आप उसको कवर अप कैसे करोगे। बिल्कुल। तो उसको मैंने स्टार्ट किया एंड ये था कि अब बड़े मजे की बात ये थी कि मेरे पास न्यू पेयर को ज्वाइन करने से मुझे सहूलत ये मिली कि मेरे पास ऐसी कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं थी कि आपने 8 घंटे अकेडमी में गुजारनी है, 8 घंटे आपने खुद पढ़ना है, 16 घंटे आप पागलों की तरह पढ़ रहे हो, नहीं। अब मुझे पता था कि मेरे पास रिकॉर्डेड लेक्चर भी मौजूद है, जब मुझे जहां मसला होगा, कुछ होगा, कोई इशू आएगा, मैं जाके देख सकूंगी, मैं वहां पे उनको बैक करके भी सुन सकती हूँ अच्छे तरीके से, मैं वहां पे टाइम लगा सकती हूँ। जब मुझे जरूरत पड़ेगी कि हाँ ये मेरे टेस्ट का टाइम है, उसी टाइम पे मैं जाके वहां पे अपना टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकती हूँ। तो इस चीज ने मुझे बड़ा जो है ना वो स्ट्रांग बनाया। एंड ये था कि मेरे पास अब फालतू टाइम नहीं था कि मैं जाके अकेडमी जाऊँ, आना जाना हो, मेरा टाइम जाया हो, वहां पे कोई लेक्चर आपको समझ में नहीं आ रहा, आपने फिर भी उधर बैठना ही है। तो ये सारी चीजें मेरे पास से निकल चुकी थी। अब मेरे पास एक फ्लेक्सिबल सा शेड्यूल था, इसके अकॉर्डिंग मैंने अपने दिन को डिवाइड किया हुआ था। पहले केमिस्ट्री, बाद में फिजिक्स इंग्लिश, बायो इंग्लिश करके इस तरीके से मैं चलती थी। एंड फिर अब ये थर्ड अटेम्प्ट के दौरान मैंने इस तरह अपनी तैयारी रखी, डेली बेसिस पे मैं सर को रिपोर्ट शेयर करती रही। एंड जब मेरा एमडीकैट की तैयारी में रह गई, बता रही थी कि अब आसान थे बहुत सारे, आप उसके ऊपर एक बात कर रही थी, मैं बीच में ये जो न्यू पेयर का जो हमारा एमसीक्यू बैंक है ना वो देखने में बहुत आसान लगता है। मैंने पहले भी बताया है कि जब मैंने उसको अपने 100% तैयार चैप्टर को जब मैंने उस पर अटेम्प्ट किया है तो 20 में से 8 मेरा स्कोर था उस टाइम पे। हालांकि वो एमसीक्यूज बड़े आसान थे, मुझे ये नहीं पता था कि मेरे इतने इसमें गलत हो रहे हैं, लेकिन एमडीकैट एग्जाम में भी ऐसा ही होता है। एमसीक्यू देखने में आसान होता है लेकिन किसी एक वर्ड में कोई हिंट होती है, कोई ट्रिक होता है कि आपने उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर को चेंज करना होता है। हम जो परसीव कर रहे होते हैं कि इसका आंसर ये होगा, देखते ही वो नहीं होता। तो देखने में स्टेटमेंट इजी है लेकिन वो बच्चे को यही तो नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं कि ये आंखें खोल के ध्यान से पढ़ भी रहा है कि स्टेटमेंट में है क्या और किस तरीके से हमने आंसर करना है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत मुश्किल हवा किस्म के एमसीक्यूज एमडीकैट डे पे आ रहे होते हैं, वो इसी तरह के एमसीक्यूज होते हैं। एंड मैं समझती हूँ कि 90% वो इन अकॉर्डिंग होते हैं एमसीक्यू के जो नियर पेयर का जो बैंक है ना इसके अकॉर्डिंग थे। एंड नम्स में तो स्पेसिफिकली जो एमसीक्यूज आए थे वो ऑलमोस्ट ऐसे लग रहा था कि नजरों से सारे गुजरे हुए हैं एंड आपने सारे नियर पेयर पे वो प्रैक्टिस किए हुए थे। तो बहुत जबरदस्त तरीके से इस बैंक ने मुझे हेल्प आउट किया। मुझे ये बताया कि आपने अपनी बुक के ऊपर, अपनी बुक की लाइंस पे ग्रिप को स्ट्रॉन्ग रखना है बजाय इसके कि आपने इधर उधर करना है। एक बड़ी की फैक्टर मैंने इस दफा एक चीज पकड़ी, मैंने सर से कोऑर्डिनेट किया, सर से, उन्होंने मुझे बताया फेडरल एंड पीटीडी, ये दो बुक्स आप अपने पास रखें अगर आप पंजाब के स्टूडेंट है या फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट है। ये दो बुक्स आपके पास होनी चाहिए। अगर आप किसी और प्रोविंस के हैं तो अपने प्रोविंस की बुक अलॉन्ग विद द फेडरल। ये चीजें आपके लिए एनफ एमडीकैट के लिए, आपको जरूरत नहीं है कि आप 5-6 बोर्ड्स की बुक उठाएं एंड एट द एंड किसी एक में भी आपका होल्ड जो है वो ना हो। आप इन दो बोर्ड्स को पकड़ें, अपनी पीटीबी के ऊपर ग्रिप स्ट्रॉन्ग करें एंड साथ अपनी फेडरल पे करें। तो आपके जो बायोलॉजी का पोर्शन है वो तो 100% हो जाता है, इससे उसमें कोई आपको एरर नहीं आता। केमिस्ट्री के लिए ऑब्वियसली आपको प्रैक्टिस करनी होती है, रिएक्शंस करने होते हैं एंड सारा कुछ वो साथ साथ लेके चल रहा है। आपने उसकी वो भी पीटीबी से ऑलमोस्ट हो जाती है ऑर्गेनिक पोर्शन, एंड इनऑर्गेनिक के लिए आपको साथ फेडरल को लेके चलना पड़ता है। तो ये दो बुक्स जो है वो मोर देन इनफ है एमडीकैट के एस्पिरेंट के लिए, अगर वो इनके ऊपर अच्छी तरीके से अपनी होल्ड जो है वो कर लेता है। तो इस दफा मैंने ये नहीं किया, मैंने बाकी सारी बुक्स साइड पे रखी, पूरा साल मैंने उनकी शक्ल भी नहीं देखी, इन्हीं दो बुक्स के ऊपर मैंने अपनी ग्रिप रखी, वो स्ट्रॉन्ग की। नेक्स्ट बात ये है कि अब मैं जब एफएलपीज जब थोड़े एंड डेज आए, यानी कि लास्ट मंथ था प्रोबेबली, जब मैं एफएलपीज की तरफ आई, जब मैं करती थी, मुझे याद है कि मेरा जो नम्स का एफएलपी था, क्योंकि हमारा नम्स का एग्जाम पहले हुआ इस दफा, तो उसमें मेरा एक दिन स्कोर था 140 आउट ऑफ 150। तो वो मैंने सर के साथ शेयर किया, मैंने सर को बताया, सर ने वहां पे मुझे वहां पे सर ने मुझे फिर भी एक बात बताई कि ठीक है आपने जो गेन किया माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। आपकी भी मैंने वीडियो देखी हुई थी, आपने उसमें ये बताया था It's not about the marks that you have gained, it's about the marks that you have lost. जो आपने कर लिए वो तो ठीक है, लेकिन जो आपके 10 नंबर नहीं आए आप वो तो देखो कि क्यों नहीं आए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, आप उसको एनालाइज कर सकते हो, आप उसको देख सकते हो। तो मैंने फिर सर ने मुझे बताया कि आप देखें, या नियर पेयर ने आपको बताया है कि आपके बुक के टॉपिक्स हैं, आप जाके उनको आइडेंटिफाई करो, क्या ये एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यू आपके गलत है, या ये क्रैमिंग वाले गलत हुए हैं, या फिर ये कोई कैलकुलेशन वाले गलत है, इनके ऊपर एनालाइज करो, वर्क करो। फिर मैंने उन एमसीक्यूज को जाके देखा, ये नहीं कहा, मतलब मुझे ये नहीं कहा नियर पेयर की तरफ से इंस्ट्रक्टर्स ने या किसी ने कि हाँ भाई बहुत है बैठ जाओ आराम से
एमडीकैट डे पे आपके आ जाएंगे इतने, नहीं, उन्होंने मुझे बताया कि ये जो आपके गलत हुए हैं इनको जाके एनालाइज करो, आप इससे और भी अच्छा कर सकते हो। फिर जाके मैंने उसको इम्प्रूव किया, मैंने उनको देखना होता था एमसीक्यूज को सारे प्रॉपरली, ये नहीं था कि जो मेरे डाउट्स थे या जो मेरे गलत क्वेश्चन थे मैं उनको इसी तरह छोड़ देती थी, मैं प्रॉपरली उनके ऊपर वर्क करती थी। फिर हमारा जो एंड पे एक और बड़े मजे की बात है जो कि मैं बताना चाहूंगी, बहुत से मेरे बाकी लोगों को भी ये बात नहीं पता आज तक, बल्कि मुझे खुद भी नहीं पता थी, ये बात मुझे थर्ड अटेम्प्ट में खुद पता चली। वो बात ये है कि मैंने अब किया कि पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस बड़ी जरूरी है, पास्ट पेपर्स तो आपने प्रैक्टिस करने ही करने हैं। मैंने सबसे पहले क्या किया, तैयारी के दौरान यूएचएस 2022 का पेपर उठाया प्रैक्टिस करने के लिए। अब मैंने जब उसकी प्रैक्टिस का किया, मैंने अपनी तरफ से उसको स्टार्ट किया, कंप्लीट किया। इस दफा पिछली दफा की निस्बत मेरी तैयारी चूंकि अच्छी थी, केमिस्ट्री मुझे आता था, तो मैंने उसको सॉल्व किया। अब हमारे पास क्वेश्चन पेपर तो हमारे साथ ही होते हैं, यानी कि यूएचएस वाले क्वेश्चन पेपर आपको देते हैं, मैं घर लेके आई हुई थी, वो मेरा महफूज मेरे पास पड़ा था, उसके ऊपर मेरे आंसर्स मार्क पड़े थे। जब मैंने टेस्ट किया ना, एंड मैं टेस्ट करके फारिग हुई, वो सारा कुछ तो ठीक था। मुझे ये याद है कि एमडीकैट 2022 में जब मैंने की चेक की थी, मेरे केमिस्ट्री में 22 एमसीक्यूज गलत थे, आउट ऑफ 57 आपके 22 एमसीक्यूज केमिस्ट्री में गलत हैं। लेकिन उस दिन जब मैंने क्या किया, मैंने पेपर देखा, तो मैंने पेपर के ऊपर देखा, अच्छा मैं देखूं तो सही मैंने केमिस्ट्री में किया क्या था, अब तो मेरी तैयारी सारी हो चुकी है। तो मैंने उस क्वेश्चन पेपर के ऊपर ना अपने आंसर मार्क किए हुए थे जो मैंने अपने एग्जाम डे पे किए थे 2022 में। मैंने उसको देखा एंड देख के आई वाज शॉक्ड कि मेरे जो एमसीक्यू गलत थे वो टोटल आपके पास 11 थे, जबकि वहां पे 22 मेरी की में गलत थे। उस टाइम पे मैं अपना सर पकड़ के बैठ गई। मुझे एक और बात पता चली कि मैंने पिछले साल के एग्जाम प्रेशर में मैनेजमेंट ना होने की वजह से 10 एमसीक्यू को बबल की रॉन्ग की वजह से भी गलत ये जो चीज थी ना, इस चीज में उस टाइम पे मैं तो हैरान हो गई, क्योंकि अब तक मैंने, क्योंकि जब पिछली बार मेरा फेल हुआ था पेपर तो मैंने ये इतना नहीं किया था, इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं खोल के बैठूं, मैं बुक से टैली करूं, मैं करूं, मैंने कहा था बस हो गया सो हो गया। अब तो मैंने उसको एनालाइज किया था। अभी ये हमारे एमडीकैट 2023 में 20-25 डेज रहते थे, उस टाइम की बात है। तो उस टाइम पे मैंने ये बात सर अली से की, क्योंकि पूरे टाइम में मैं सर अली के साथ कोऑर्डिनेटेड रही हूँ। मैंने उनको बताया, मैंने कहा सर ये तो इस तरह का मामला है, मेरे तो 10 एमसीक्यू सीधे सीधे बबल शीट के गलत है। सर ने उस दिन मुझे क्या कहा कि चलो ठीक है, अब तक तैयारी सारी हो गई, इस पे रो के तो कुछ हो नहीं सकता, इसकी सोल्यूशन एंड की तरफ हमने खड़े होना है, सोल्यूशन ओरिएंटेड होना है। आपने अब करना क्या है, बबल शीट्स अपनी कर लो प्रिंट। बबल शीट उन्होंने मुझे सेंड कर दी। मैंने बबल शीट्स का इतना बंडल जो था वो प्रिंट करके अपने पास रखा। एंड अब से आज से लेकर एमडीकैट में 20-25 दिन रहते हैं, आपने 20-25 दिन अपने जितने एसएमपीज हैं, जितने पास्ट पेपर हैं, आपने अपनी बबल शीट के ऊपर करने हैं, बबल शीट फिलिंग करनी है, एंड उस तरीके से आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस और ग्रिप स्ट्रॉन्ग करनी है। तो ये चीज मैंने कहा कि ठीक है, मैंने उसी दिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन की। प्रिंटर घर में है, मैंने प्रिंट कर लिया उसको सारा। मैंने क्या किया, अब मैं अपने इवन पेपर भी प्रिंट करती थी। और एक चीज ने मुझे सिखाई कि आपने घर में एग्जाम वाला माहौल क्रिएट करके पढ़ना है। मैंने प्रॉपर अपनी चेयर रखी साइड पे, पंखे मैंने बंद कर दिया। मुझे पहले से पता था ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, वहां पे हालात हमारे कैसे होने हैं, कोई एयर कंडीशन इस तरह का सीन नहीं होना, उस डे के लिए आपको तैयार होना है। तो घर वाले आके मुझे देखते भी थे और कहते थे कर क्या रही हो, मैंने कहा बस एग्जाम डे की तैयारी कर रही हूँ, अब समझे ये मेरा एग्जामिनेशन सेंटर है, वो इसी तरह का होगा। तो हमारे पंखे बंद है, वो अगस्त की गर्मी टाइप है, और उसमें बैठ के आपने बैठना है, बैठ के पेपर को सामने टाइमर मैंने अपने चला देना होता था। एंड उसके बाद बबल शीट हाथ में, प्रॉपर एग्जामिनेशन वाला फियर। एंड वो पहले दिन तो मैं इतना डर गई थी कि मुझे समझ नहीं आता कि तैयारी तो मेरी इतनी है, लेकिन फिर भी आपको पता है वो प्रेशर एकदम दिमाग पे आ गया था। लेकिन फिर वो मुझे पता था अभी मेरे पास 20-25 दिन है। मैंने उस रूटीन को जब फॉलो किया तो वो मेरे लिए इतनी हेल्पफुल रही कि एमडीकैट डे पे मुझे ऐसे लग रहा था इट्स जस्ट अनदर एग्जाम डे एंड अनदर एग्जाम टाइम। मुझे पता था कि मैंने घर में इस तरीके की बड़ी प्रैक्टिस की हुई है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को जो मैंने एनालाइज किया हुआ है, मैंने अपनी प्रैक्टिस भरपूर तरीके से की हुई है, तो मुझे कोई डर नहीं था। पास्ट पेपर्स मैंने सारे किए हुए थे। लेकिन हमारा पहले जो था वो नम्स था, 1 वीक का टाइम था हमारे नम्स में एंड एमडीकैट। नम्स का जो पेपर था वो मैं गई थी नम्स का। फॉर्चुनेटली नम्स के आपको पता है कि वो आर्मी अंडर है, तो वो हमारी एयर यूनिवर्सिटी थी एंड वो एयर कंडीशन भी थी, वहां पे तो बड़ा अच्छा माहौल मिल गया। अच्छा हो गया। वो मैंने पेपर वहां पे अटेम्प्ट किया। वो इजी पेपर था, मोस्टली ऐसा था जो न्यू पेयर के एमसीक्यू बैंक पे था। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैंने सारे का सारा पेपर ही पहले से लिखा हुआ। वो मैंने किया, वापिस आई, मैंने कीज के साथ एस्टिमेट किया, माई स्कोर वाज 142 एंड उस पे अल्हम्दुलिल्लाह था कि चलो एक जगह तो आपकी सीट सिक्योर हो गई, बिकॉज माई एप्लीकेशन वाज 95.7%। राइट। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि नियर पेयर, उससे फिर ये है कि आपको एक मोमेंटम मिलता है, आप थोड़े से बूस्टअप होते हो एंड आगे एमडीकैट डे के लिए आपके अंदर एक करे जाते हैं कि हाँ ठीक है, यहाँ हो गया, इंशाल्लाह वहां भी हो जाएगा। तो इस वजह से फिर मैंने जो लास्ट वीक रहता था, इस लास्ट वीक में मेरी स्ट्रेटेजी यही थी
कि मैं पास पेपर्स की प्रैक्टिस करती थी, पास पेपर्स की प्रैक्टिस एंड एफएलपी जो मॉक एग्जाम्स थे नियर पेयर थे, सिर्फ ये इनको मैं पढ़ती थी। पढ़ने के साथ फिर उनको अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट करके आपको वो बताता था अच्छा अगर आपके एमसीक्यू कोई गलत हो भी रहे हैं तो वो किस एरिया से हो रहे हैं, जाके बुक से उसको पढ़ा, उसको ऊपर स्ट्रॉन्ग कीजिए तो ठीक है, आपकी बुक की रिवीजन भी हो रही है, आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस भी हो रही है, आपकी टाइम मैनेजमेंट भी हो रही है, आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट भी हो रही है। तो यानी कि हर तरीके से इस दफा हथियार तैयार थे, मैं वेल इक्विप्ड थी कि ठीक है अब एमडी कैट डे पे होगा जो होगा वो देखा जाएगा। बहुत ज्यादा। और साथ साथ नोट्स भी बना दिए आपने? हाँ, नोट्स मैंने अपने बनाए हुए थे पहले से। नोट्स जो थे ना वो मैंने पिछली बार भी बनाए थे, इस दफा ये था कि मैंने उनमें एडिशन की थी, प्रॉपर दोबारा नहीं बनाए थे, एडिशन की थी एंड पे मैंने शॉर्ट लिस्टिंग की। तो वो शॉर्ट लिस्टिंग बड़ी हेल्पफुल गई कि लास्ट मोमेंट पे भी आप उनसे बड़ी इजीली रिवाइज कर सकते हैं। और इस पूरे टाइम पे घर पे थी, हॉस्टल में नहीं थी, इस बार अपने घर पे थी? नहीं, अब घर में थी। ये बहुत बड़ा मेरे लिए एक एज था, कंफर्टेबल माहौल था कि मेरे पास अपना घर है, कोई मुझे हॉस्टल में मसले नहीं फेस करने। इवन मैंने जो है ना इतना भी नहीं करना कि उठ के कोई काम करना है, घर में आपको मामा के हाथ का आपको खाना मिल रहा है, आपको हर वक्त की सपोर्ट मिल रही है, आप घर बैठ के इजीली, कोई टेंशन नहीं है, बस आपको आपका कमरा है, आपने पढ़ना है एंड आपने डेडिकेशन के साथ इसके ऊपर एनर्जी देनी है। तो हॉस्टल वाली टेंशन भी कोई नहीं। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और एक और चीज के ये जो आप सारी तैयारी करती है इस दौरान, जो आप कह रही थी स्कोर प्रेडिक्टर जो बड़ा ढीठ है, ऊपर ही नहीं जा रहा, ऊपर ही नहीं जा रहा। हाँ, स्कोर प्रेडिक्टर की तो बड़ी मजे की बात है। स्कोर प्रेडिक्टर मैंने उसके ऊपर बड़ी एफर्ट की, बड़ा कोशिश किया। एंड पे जो मेरा स्कोर प्रेडिक्टर था दैट वाज 184। लेकिन ये था कि उस पे मुझे टेंशन इसलिए नहीं थी बिकॉज 184 पे माय एग्रीगेट वाज 94.5%। वेरी नाइस। तो मुझे पता था कि अब इधर आ गया बंदी कैट में भी इंशाल्लाह आ जाएगा एंड मेरा इंशाल्लाह सीट इंशाल्लाह लाजमी सिक्योर हो जाएगी। राइट। फिर ये स्कोर प्रेडिक्टर को मैंने बड़ी मेहनत से 184 तक, ये नहीं था कि बड़ा आसान था, वो 160 से 184 तक आते उसमें बहुत टाइम लिया है। आपके टेस्ट को अटेम्प्ट करना एंड सारा कुछ एनालाइज करना, वो बिल्कुल एक हाँ लाइबा भी स्कोर प्रेडिक्टर अगर आपको पता हो या इस वीडियो के थ्रू हो सकता है लोगों को समझ आ जाए। स्कोर प्रेडिक्टर जो है वो बहुत एक उसमें क्या में इंटेलिजेंस टूल्स लगे हुए होते हैं जिसको यूज करके जो है वो आपका स्कोर बढ़ा रहा होता है। क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आपने एक टेस्ट सॉल्व किया, आपका उसने एस्टैब्लिश कर दिया यार आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस इतनी है तो आपके 160 मार्क्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक बच्चा ये फील करेगा कि यार ये जो क्वेश्चंस मैंने पिछली बार गलत किए थे, अगर इस वाले क्वेश्चन को मैं अगर सही कर लूं तो 160 से 180 में चला जाए ना। ऐसा नहीं होता। स्कोर प्रेडिक्टर के पीछे जो आपका इंजन लगा हुआ होता है, वो इंजन ये देख रहा होता है कि यार अगर इसका फॉर एग्जांपल थर्मोडायनेमिक्स अगर गलत हुआ है इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, तो इसका मतलब ये कि यार इसके अंदर बहुत एफर्ट डालनी है इसको, ठीक है। अब अगर आप थर्मोडायनेमिक्स के वही वाले सवाल जो आपने गलत किए उनको अगर आप सही कर लोगे तो वो आपको 1 मार्क नहीं देगा, वो आपको उसका 0.1 मार्क देगा। वो कहेगा जब इस तरह के तुम 10 क्वेश्चन मैंने ऐसे ही किया। हाँ, इस तरह के जब 10 क्वेश्चन जब आपके एमसीक्यू गलत होते हैं, मैंने उसको जब दोबारा भी किया है वो नहीं बढ़ाता। मैंने शुरू में ये भी किया था, मैंने कहा कि मैंने अब एमसीक्यू सीख ली है, मैं सीख के दोबारा कर रही हूँ, मैं उनको ठीक कर रही हूँ, लेकिन वो नहीं इंक्रीज करता मार्क्स आपके, एक नंबर भी नहीं बढ़ाता, 0.1 बढ़ाता है। इसी क्वेश्चन टैग वाले जब तुम 10 क्वेश्चन और कर लोगे तो फिर देखते हैं मैं बढ़ाता हूँ कि नहीं बढ़ाता। एक ये चीज करता है। फिर वो ये भी चीजें देखता है कि मिसाल के तौर पे तुमने एक थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन अगर तुमने 1 जुलाई को तुमने गलत किया था, अब अगला जो तुम सही कर रही हो वो तुम फॉर एग्जांपल 30 जुलाई को कर रही हो, तो उसके अंदर ये भी मैकेनिज्म लगा हुआ है जिसके अंदर वो ये देखते हैं कि यार गैप कितना था, डिस्टेंस कितना था बिटवीन अटेम्प्टिंग 2 क्वेश्चंस, ठीक है। वो ये चीज भी देख रहा होता है, ठीक है। फिर वो ये भी देख रहा होता है कि यार इस तरह के जो दूसरे क्वेश्चन है जिसमें कोई और कॉन्सेप्ट टेस्ट हुआ है लेकिन उसमें थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स भी था, उसको आपने कैसा सॉल्व किया। फॉर एग्जांपल आपका एक क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता, मिसाल के तौर पे आपका एक क्वेश्चन है, लेट्स सपोज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का आपका एक सवाल है। एक्सेलरेशन टाइम का अगर आपने वो कॉन्सेप्ट गलत कर दिया है तो इंजन पीछे से ये फील करेगा कि यार इसको जो है ना अभी तक ग्राफ रीड ही नहीं करने आते, तो वो ग्राफ रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके अंदर आपकी वीकनेस एस्टैब्लिश करेगा, और जब तक आप उस तरह के ग्राफ रीडिंग के क्वेश्चंस को आप सही नहीं करोगे वो कहेगा कि भाई नहीं ये भी ऊपर नहीं जा रहा, मार्क्स नहीं बढ़ाएगा, वो मार्क्स आपके नहीं बढ़ाएगा। तो वो आपको चैलेंज करता है। ऐसा ही हुआ, ये बहुत मुझे बड़ा चैलेंजिंग लगा, ये मुझे बहुत चैलेंजिंग लगा, इसने मुझे बहुत टफ टाइम दिया है। 160 से 180 तक जाना देखने में 20-25 नंबर है, लेकिन वो करते करते आपका खून पसीना लग जाता है पर वो आगे नहीं जाता। एग्जैक्टली, वो इतने डिफरेंट तरह के उस तरह के क्वेश्चन नहीं, एंड टू बी ऑनेस्ट मतलब डिफरेंट क्वेश्चंस आपके सामने लाते हैं। मैं कह रहा हूं टू बी ऑनेस्ट मतलब आप देखो इट्स नॉट लाइक कि हमने कोई जान के से टफ बनाया है। आप एक्चुअली देखो कि 0 से 150 मार्क्स लेना जो है वो कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं होता,
ठीक है, 150 160 तक आना, ठीक है, दैट्स रिलेटिवली इजी। द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज उस 160 को 180 में कैसे कन्वर्ट करना है, 185 190 पे कैसे कन्वर्ट करना है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं भी यही कहती हूँ कि जो बच्चा अगर 70 में खड़ा है ना, वो थोड़ी सी मेहनत करके थोड़े से ट्रिक्स देके वो 90s में आ सकता है। एक बच्चा जो स्टार्ट ही 90 से करना है, उसने 97 98 तक कैसे जाना है, उसके लिए बहुत जान चाहिए। वो बहुत मुश्किल है 70 से 90 तक आने से ज्यादा। तो ये इसी तरह का केस था कि 160 से 180 तक आने में आपको वाकई जान लगानी पड़ती है। एंड इस बात का अंदाजा नहीं था मुझे पहले, मुझे लगता था कि बड़े इजीली आ जाएगा। फिर अच्छा हमारा था ये, हमने क्या, अच्छा एक और मजे की चीज बताऊं, हमारे टीम मेंबर ने ना एक और शरारत की थी, बड़े मजे की। मतलब शरारत में इसलिए कह रहा हूँ कि ये चीजें छोटी छोटी जो ना स्कोर प्रेडिक्टर को जबरदस्त बनाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ अगर किया है ना, और वेलोसिटी टाइम का ग्राफ, लेट्स सपोज आपने एक ऐसे टेस्ट का पार्ट था जिसमें 20 सवाल थे, ठीक है, उसमें अगर आपने गलत किया है तो उसको डिफरेंट वेटेज देगा आपके स्कोर प्रेडिक्टर में। और अगर आपने 40 मार्क्स का अगर आपका क्विज था और उसके अंदर अगर ये क्वेश्चन अगर आपने गलत किया है, अच्छा ही है, 100 क्वेश्चंस का था, उसमें अगर आपने गलत किया है, तो स्कोर प्रेडिक्टर ये देख रहा होता है कि इस बच्चे के ऊपर जब ज्यादा सवाल आते हैं ना, मतलब एक्चुअल रियल एग्जाम टाइप जब तो ये कैसा परफॉर्म करता है, तो ये गलत परफॉर्म करे। इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसने हो सकता है पिछले 10 एमसीक्यू सही किए हों, लेकिन टाइम्ड टेस्ट में जहां पर 100 एमसीक्यू है उसके अंदर अभी भी गलत कर रहा है। इसका मतलब है कि इसका कॉन्सेप्ट अभी भी नहीं बना, ये अंडर द प्रेशर परफॉर्म नहीं करता, वो फिर आपको नीचे ले आता है। तो ये उसमें चल रहा होता है। बट एनीवेज यस, हाँ, अब हम आ चुके हैं अपने एमडी-कैट की लास्ट वीक में, जब हमारा नम्स का एग्जाम हो चुका है। एमडी-कैट होने वाला है 13 सितंबर को हमारा एमडी-कैट है एंड 3 सितंबर को आई गेस हमारा नम्स था। इस दौरान जो फिर मैंने यही था कि पास पेपर्स की जो प्रैक्टिस की, वो पास पेपर्स मैंने अब इस तरीके से नहीं किया कि सिर्फ मैंने बायो का पोर्शन किया, केमिस्ट्री का नहीं किया, फिजिक्स का नहीं किया। 1 to all प्रॉपर एग्जामिनेशन वाले माहौल में पंखे बंद करके टाइमर लगा के 100% स्ट्रेटेजी के साथ मैंने उनको अटेम्प्ट किया। एंड उसको अटेम्प्ट करने के साथ ये था कि अब जो लास्ट डे था ना एमडी-कैट एग्जाम से एक दिन पहले, उस टाइम पे हमें ये बड़ा मैटर करता है कि उस दिन आप किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हो। उस दिन हमारे नियर पीयर के साथ प्रॉपर सेशन हुआ था। मैम ने हमें बताया था कि सबसे ग्रुप में मैसेजेस आते जा रहे थे 6 बजे तक कि बेटा बस कर दें, बुक्स बंद कर दें, आज नहीं पढ़ना आप लोगों ने। स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, बच्चे को समझ नहीं आ रही होती कि उसे लगता है ये स्ट्रेस नेचुरल है। बच्चे को पता होता है कि आपने अगले दिन आपका टेस्ट है, ये टेस्ट आपका डिसाइड करने वाला है सब कुछ। उस दिन ऐसे लग रहा होता है आपको सारा कुछ भूल रहा है। हालांकि मैं इतनी वेल प्रिपेयर्ड थी, लेकिन फिर भी जो स्ट्रेस का लेवल है वो मुझे पता है कि कितना हाई होता है उस दिन। फिर हमारा रात को प्रॉपर सेशन हुआ 8 o'clock के करीब। मैम ने हमें बताया कि अब आपने अपनी बुक्स को छोड़ दिया हुआ है, आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है, सुबह लाइट सा ब्रेकफास्ट, आपकी भी वीडियोस आई थी, करके जाना है, कोई हैवी आपने ब्रेकफास्ट नहीं करना, एंड इजी होके दुआएं पढ़ के निकल जाना है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों के साथ होगा। तो उस सेशन के फौरन बाद मैं रिलैक्स हुई, मैंने नमाज वगैरह पढ़ी, जो नफल थे, सारा कुछ काम खत्म करने के बाद मैं 10 बजे सोने लेट चुकी थी, बल्कि 9:30 सोने लेट चुकी थी, 10 बजे तक मैं सो चुकी थी, क्योंकि मुझे पता था कि ये रात नींद के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। इस रात अगर कोई बच्चा जाग रहा है सारी रात, वो लेट तक पढ़ रहा है, 2-3 बजा रहा है, तो अगले दिन सुबह उसके पूरे साल की मेहनत जो है वो जाया होने वाली है। ये बड़े क्रूशियल टाइम होता है जो डिसाइड करता है कि आपने उस दिन पे किस तरीके का परफॉर्म करना है। तो जरूरी है कि उससे पहले आपकी 6-7 घंटे की नींद जो है वो प्रॉपर हो, आपके माइंड को टाइम मिले कि वो अलाइन कर सके सारे नॉलेज को, एंड उसके बाद नेक्स्ट डे आपने परफॉर्म करना है। इस दफा हमारा जो एग्जामिनेशन सेंटर था वो भी फॉर्चुनेटली इस्लामाबाद था, तो बड़ा हम इजी थे क्योंकि वो करीब था 1.5 आवर की ड्राइव पे। तो हम सुबह सुबह ही निकले थे बाबा जानी के साथ, एंड देन हम उधर पहुंचे। एग्जामिनेशन से पहले थोड़ा सा पहुंच गए थे, टाइम से पहले हम थे, सेंटर में गए, वहां बैठे, तो एग्जैक्ट वही माहौल था जिसकी मैंने तैयारी की हुई थी। सिर्फ फर्क ये था कि मेरे इर्द सिर्फ बच्चे थे, पर उस टाइम पे लाइट नहीं थी, चेयर जो मेरी थी वो हिल रही थी, मतलब टूटी हुई टाइप थी। मैंने बुलाया उनको, मैंने कहा सर मेरी बात सुनिए, मैंने कहा सर मेरी ये चेयर मूव करिए, मैं इसके ऊपर फोकस करके नहीं कर सकूंगी। तो वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑब्वियसली, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा नहीं जी इसके ऊपर रोल नंबर लग के आया, आपकी शीट इसके मुताबिक आई है, ये हिल नहीं सकती यहाँ से, आपने जो करना है इसी पे करना है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, कोई मसला नहीं है, पहले भी इस तरह की तैयारी हमने जो है वो की हुई है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, मैं टेंशन में नहीं आई। मैंने कहा सही है। वो फॉर्चुनेटली शुक्र है कि लाइव टेस्ट से 2 मिनट पहले आ गई, वरना उससे पहले का जो टाइम था ना सारा 1-8 घंटा वो उसी तरह हम बैठे हुए थे। फिर इसके बाद आपके हाथ में एग्जामिनेशन पेपर आया, पेपर को आगाज किया, एंड इस टाइम पे बबल फिलिंग के लिहाज से मैं बड़ी कॉन्शियस थी, प्रैक्टिस भी मेरी थी,
एंड बायो से मेरा पेपर स्टार्ट हो रहा था एंड शुरू से ही मुझे ऐसे लग रहा था कि जो था वो मेरा अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, टेस्ट मुझे आ रहा है, इजी है। हाँ, इस दफा ये था कि थोड़ा सा ट्रिकी था सही, लेकिन मुझे अब उसको टैकल करना आता था। उसको मैंने सॉल्व किया। केमिस्ट्री, इस दफा केमिस्ट्री में मुझे टफ टाइम नहीं दिया, मैं उसके साथ इजी थी, शुक्र है अल्लाह का, वो इजीली हो गई थी। सारा पेपर करने के बाद वो जो टाइम था, टाइम से पहले मेरा खत्म भी हो गया था, 10 मिनट्स पहले, एंड मैंने देख लिया था अपनी बबल शीट के साथ टैली किया था, मैंने वहां पे बैठे बैठे टैली कर लिया था कि मेक श्योर करूं कि हाँ ठीक है, हालांकि कुछ हो नहीं सकता था, लेकिन मैंने उसको टैली किया था, वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था। उसको करने के बाद जब मैं टाइम अप हुआ, मैं एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकली तो बिल्कुल काम, कंपोज एंड इत्मीनान था, मुझे पता था कि यस आई हैव डन इट। उस टाइम पे फिर मैं बाहर आई, अब मामा बाबा आपका वेट कर रहे होते हैं ऑब्वियसली, उन्होंने पूछा, मैंने उनको बताया, उनको ऑब्वियसली पेरेंट्स को आपके एक्सप्रेशन से ही पता चल जाता है। मेरे बाबा को जब लास्ट टाइम मेरा नहीं हुआ था तब भी उनको पता चल गया था जब मैं सेंटर से निकली थी कि पेपर इसका अप टू द मार्क नहीं हुआ। एंड इस दफा भी वो उन्होंने मुझे गले लगाया, वो खुश थे बहुत, मैं भी खुश थी, मुझे पता था कि इंशाल्लाह सब कुछ स्मूथ रहेगा। मैं वापस आई, वापस आके फिर उसके बाद कोई नहीं देखा, पेपर को नहीं देखा, कोई डिस्कशन नहीं की, डिफरेंट लोग अपनी कीज निकाल रहे थे, नहीं देखा, वेट किया कि हमारी ऑफिशियल की है। और रात को 8 बजे के करीब, बल्कि 8:30 था, 8:30 के करीब हमारी वो की जो थी अपलोड हुई। की से मैंने उसको टैली किया, मैंने चेक किया एंड मेरा स्कोर था 181। अब देखें एग्जैक्टली सेम एज न्यूक्लियर स्कोर की डिफरेंस, 184 पे उसने मुझे लाके स्टॉप किया एंड 181 मेरा स्कोर था। एंड मेरा एग्रीगेट है फिर बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह 94.34%। सो 95.7 इन नम्स, 94.34% इन यूएचएस, एंड अल्हम्दुलिल्लाह ये, हाँ ये अल्हम्दुलिल्लाह ये श्योरिटी है कि वाकई जो सर की बात थी कि पिछली बार होता है तो डीजी खान में होता, इस दफा होगा तो किंग एडवर्ड में होगा। क्या बात है। सो एक बहुत प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। सबसे पहले मैंने बताया भी सर अली को एंड उन्होंने काफी अप्रिशिएट किया, पेरेंट्स को बताया। ऑब्वियसली वो एक मोमेंट होता है जिस पे आपको लग रहा होता है कि हाँ भाई इतनी देर से जो आप लगे हुए थे फाइनली उसका रिजल्ट आपको मिल चुका है। क्या बात। सो दिस वाज माय ओवरऑल एमडीकैट जर्नी, माय जर्नी फ्रॉम 89% टू 94.4%। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मतलब ऑब्वियसली ह्यूज अप्लॉज फॉर यू यार, डेफिनेटली यार। मतलब कि आई थिंक इन योर जर्नी, आई थिंक माशाल्लाह मतलब हर साल देयर आर टॉपर्स इन नियर पीयर, लेकिन जो तुम्हारा जर्नी रहा है ना, आई थिंक दैट इज इंस्पिरेशन, मोस्ट इंस्पिरेशनल सो फार, कि यू नेवर गिव अप. Number 1, you always learn from your mistakes. Number 2 and number 3, you actually deployed all those good things जिसके बारे में आपको आपके टीचर्स आपको बताते रहे हैं, मैं बताता रहा हूँ, सरली बताते रहे हैं। आपको टेक्नोलॉजी लेड अपने आप को रखा है, स्कोर प्रेडिक्टर को यूज करना, एमसीक्यूज को करना, अपनी टू डू लिस्ट बनाना, अपने स्केड्यूल को मेंटेन करना, अपनी नींद को पूरा करना, लास्ट डे की तैयारी करना, अपने घर पे स्टडी टेबल जो है उसको प्रॉपरली रखना। फिर नम्स बड़ा इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये बात बोलता हूँ कि जस्ट डू नॉट जस्ट रिलाई ऑन द एमडीकैट, इनफैक्ट बाकी टेस्ट भी दो, नम्स का टेस्ट दो, नस्ट का टेस्ट दो। आप जो है जाकर अपना ये नम्स का टेस्ट भी जाकर दो। इतने सारे टेस्ट होते हैं क्योंकि ये टेस्ट आपको सिखाता है कि यार टेस्ट में कैसे बैठना है, क्या पहन के जाना है, क्या खा पी कर जाना है, वो माहौल, ये जो आपकी कुर्सी हिल रही थी, ठीक है, प्रैक्टिस आपने प्रॉपर करनी है। मुझे याद है मेरी बहन का एमडीकैट का पेपर था और उसके हॉल में जो घड़ी लगाई हुई थी, वो घड़ी जो है वो एग्जाम के बीच में आकर स्लो चलनी शुरू होगी और उसका एग्जाम सिर्फ इस वजह से खराब हो गया कि एक्चुअल एग्जाम जो है 2-3 घंटे गुजर गए और घड़ी जो है वो अभी तक शो कर रहा है 2.5 घंटे गुजरे, मतलब आधा घंटा पौना घंटा खा गया वो, क्योंकि घड़ी खराब थी। अब वो फिर अगले एग्जाम में जब गई तो अपनी घड़ी साथ लेकर गई, कहते भाई मैं अपनी घड़ी अपने सामने रख रही हूँ, मुझे कोई इन पे रिलाई शिलाई नहीं है। जिस तरह से वही वाली बात कि तुमने अपने दिमाग में सोचा भाई पंखा जो है वो नहीं चलाना क्योंकि वहां पर भी पंखा नहीं चलेगा, मैंने अपने आप को उस माहौल का आदी बनाना है। आई थिंक लाइवा दिस इज अमेजिंग, दिस इज ट्रूली अमेजिंग। अच्छा, एक सिर्फ छोटी सी बात, ड्यूरिंग योर जर्नी वर यू टीचिंग समवन एज वेल, डिस्कशंस, फ्रेंड्स सर्कल बनाना, ये बड़ी हरकत कहीं पर की थी? बिल्कुल ऐसे ही नियर पेयर पे ही हमारे पास तो एक अवेलेबिलिटी है 24/7 क्लासरूम्स की, इवन हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है कि हमने जो क्लासरूम्स में डिस्कशन की, एंड बड़ी दफा ऐसा जिसपे हमारी डिस्कशन होती थी एमसीक्यूज पे, वो एमसीक्यूज हमें ज्यादा देर तक याद रहते थे, बजाय इसके कि आप दूसरे एमसीक्यूज पढ़ें जिसपे आपने डिस्कशन एक दफा कर लिया ना, वो फिर आपको नहीं भूलता कि अच्छा उस टाइम पे मैंने इसका ये स्टैंड पेश किया था तो ये मुझे पता है कि एमसीक्यू ऐसे करना है। तो बहुत दफा ऐसा होता था बच्चे मुझसे पूछ रहे होते थे क्वेश्चंस कि आप करें, उसको सॉल्व करके मैं प्रॉपर्ली खुद
सपोर्टिव सा एनवायरनमेंट था जो मैंने थ्रू आउट अपने एमडी कैट विद नियर पीयर के साथ कंटिन्यू रखा है। वेरी नाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है लाइबा। और मैं बाय द वे लाइबा देख रहा हूँ अभी हमारी जूम पे कॉल हो रही है, आपने अपना नाम जो है वो लाइबा नहीं रखा हुआ, आपने अपना नाम रखा हुआ है डॉक्टर लाइबा फातिमा। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो है बहुत पहले से ही बचपन से भी आपने बोला कि माई सेल्फ के ऊपर जो है वैसे लिखते थे माई एम इन लाइफ, तो आपने हमेशा से अपने माइंड में रखा हुआ था यार डॉक्टर बनना है। तो which I think is amazing। अभी फॉर एग्जांपल ये खैर पता नहीं पब्लिक में बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अभी मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा बेस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, बेस्ट कॉलेज से पढ़ा है, बेस्ट ग्रेड्स लिए हैं। अब मेरी ज़िंदगी के अंदर जो अगला गोल है वो है कि मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह मैंने अटेंड करनी है। ये बस मैंने अपने लिए गोल बनाया है। और मेरे इस टाइम पे अगर आप फ़ोन का वॉलपेपर देखोगे तो इस टाइम पे हार्वर्ड का लोगो है, ये अगर आपको नज़र आ रहा हो सही से। तो ये मैंने इस टाइम पे किया हुआ है क्योंकि वो मुझे दिन रात वो यही याद दिलाता है कि भाई मैंने यहाँ पहुंचना है। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। आपके लोगों से मुझे भी ये बात याद आई कि मैंने भी अपने लोगों इसी तरह सेट किया हुआ था। मैंने अपना जो मेन वॉलपेपर है ना, जो फोन का है लॉक स्क्रीन वॉलपेपर, उस पे मैंने किंग एडवर्ड को सेट किया हुआ था। उसको जब मैं ओपन करती थी तो जो मेरा होम स्क्रीन वॉलपेपर है उस पे मैंने लिखा हुआ था, वो एक कोटेशन मैंने लिखी हुई थी सोक्रेटिस की कि वक्त को जाया करते हुए इस बात का ख्याल रखें कि वक्त भी आपको जाया कर रहा है। क्योंकि मोबाइल ये वाहिद चीज है जो कि आपको पता है जिसको आप उठाएंगे तो इसमें आपके पास इतने सोशल मीडिया ऐप्स हैं, ऊपर से आप पढ़ भी ऑनलाइन रहे हो, तो पढ़ते पढ़ते आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। जैसे ही कभी ऐसा नहीं है कि मैं कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं हूँ या कुछ हुआ, लेकिन मैंने अपने आप को रिमाइंडर दिया हुआ था कि जब आप इंस्टा पे जाने लगी हो, इधर उधर जाने लगे हो, पहले अपना वॉलपेपर पढ़ें एंड चुप करके उसको बंद करके रखते हैं। ये टाइम आपके लिए नहीं है कि आप इसको जाया। माशाल्लाह, मुझे तुम्हारी बात से ये भी समझ आ रही है कि माशाल्लाह तुम्हें मेडिकल के अराउंड सोक्रेटिस का भी तुम्हें पता है, फिलोसफर्स का भी तुम्हें हल्का फुल्का पता है, व्हिच इज लाइक एन अमेजिंग थिंग कि यार आप सिर्फ अपनी चीजों में ना धंसे रहो, आगे पीछे की चीजें भी देखो। दैट एक्चुअली हेल्प्स यू ग्रो एज अ पर्सन एज वेल। एंड व्हेन यू ग्रो एज अ पर्सन, व्हेन यू ट्राई टू अफोर्ड, तुमने एक वर्ड यूज किया कि एमडी कैट जो है वो नर्ड्स की गेम है, तुमने बोला ये सोक्रेटिस की फॉर एग्जांपल तुमने बात की, तुमने फॉर एग्जांपल एक और जगह बात की थी मेरे ज़हन से निकल गई, बड़ा प्यारा तुमने वर्ड यूज किया था। तो आई वाज लाइक कि यार हाँ, लड़की को आगे पीछे की बातों का भी अच्छा खासा नॉलेज है, और ये नॉलेज है जो फिर आपको इवेंचुअली हेल्प करता है टू ग्रो योरसेल्फ एज अ पर्सन। फिर जब आप ग्रो करते हो तो देन यू क्रिटिकली एनालाइज आपकी मिस्टेक्स क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, उनको आपने स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट करना है, और इवेंचुअली फिर आपने सक्सेसफुल कैसे होना है। आपने सोक्रेटिस की वो आपने बात की, मुझे बड़ा फनी सा एक जोक याद आ गया उसके ऊपर कि मैंने भी क्या मैं कोटेशन सुनी है। एक दफा एक बच्चा बैठा हुआ था तो वो कहता, तो उसका दोस्त उससे आकर कहता है कि हाँ लड़के क्या कर रहे हो, कहता है कि मैं वक्त से बदला ले रहा हूँ। तो कहता है तुम वक्त से बदला ले रहे हो, तो आगे से जवाब देता है कि वक्त ने मुझे बर्बाद किया, अब मैं वक्त को बर्बाद करूंगा। मतलब that was the thing he was doing at that time। तो बहुत सारे बच्चे मेरे ख्याल से ऐसा कर रहे हैं कि वक्त उनको जो है वो जाया करता है फॉर एनी रीजन, मतलब उनको लगता है ऐसा कि वक्त ने उनको जाया किया है, वो गैप ईयर में है, वो गैप ईयर के अंदर फिर जाया कर रहे होते हैं बैठ के, एज इफ कि उनका कोई वक्त के साथ पंगा चल रहा है कि हम तू मुझे बर्बाद करेगा मैं तुझे बर्बाद करूंगा। और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वाले में बैठे हुए हैं। और लेकिन यार अच्छा, एक और बात लाइबा ये भी है कि बहुत सारे बच्चे जो मेरे पास आते हैं ना, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट हो जाता है, थर्ड अटेम्प्ट में जब वो जा रहे होते हैं, ऑनेस्टली मैं उनको डिस्करेज कर रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ यार अगर तुमने पहले 2 दफा अगर नहीं सीखा ना, तो तीसरी दफा यार बहुत कम चांसेस हैं कि यार तुम कर पाओगे। और क्योंकि अगर तीसरी बार भी तुम्हारा नहीं हुआ ना, तो ऑनेस्टली इन 3 साल के अंदर तुम्हारी 66% बल्कि 75% ऑफ योर डिग्री कंप्लीट हो सकती थी किसी जगह पर, ठीक है। तो तुम जो है ना बस कर दो, कहीं चले जाओ। तो तुम्हारी इस इंटरव्यू से मैंने एक ये भी चीज सीखी है कि नहीं यार, अगर आप एक्चुअली डिटरमिन्ड हो, ट्रूली डिटरमिन्ड हो, तो ठीक है अपने आप को तीसरी अटेम्प्ट भी दे दो, कोई बात नहीं है। आपका कहते हैं लोग कह रहे हैं आपका ये साल जो है वो जाया हो रहे हैं, वेस्ट हो रहे हैं। मैं कहती हूँ नहीं, ये साल वेस्ट नहीं हुए, आपके इन्वेस्ट हुए हैं। आपने किसी बड़े चीज को अचीव करने के लिए अपने इस टाइम को इन्वेस्ट किया है। एंड अगर आपका पैशन है, आपकी डिटर्मिनेशन है, तो बाद में आपने कोई और डिग्री करके 1 साल पहले फारिग होके क्या कर लेना है। अगर आप 1 साल अपनी चीज को दे देते हैं, अपने गोल को, एंड उससे अल्टीमेटली आपको गोल आपका मिल जाए, तो मेरा नहीं ख्याल इससे बड़ी कोई बात है। तो ऑब्वियसली जो चीजें होती हैं वो आपसे, ये जो इतना बड़ा आपका मकाम है आपको जो मिलता है, आपके पूरे साल में 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, ऑलमोस्ट 1.5 लाख बच्चा अपीयर हो रहा है। आपके पंजाब में 3300 3500 सिलेक्शन हो रही है, 1% भी नहीं है उसका। तो उसके लिए फिर आपको जी जान और एफर्ट तो लगानी पड़ती है, तो वो लगानी चाहिए। तो ये इन सारी चीजों से आजाद हो गई। क्योंकि थर्ड अटेम्प्ट में मैंने आपको बताया कि मैंने अपने माइंड को बताया था कि नहीं, ये मेरा फ्रेश स्टार्ट है, एंड इस फ्रेश स्टार्ट के साथ मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो बस ये मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट है समझे। क्योंकि माइंड आपका एक ऐसा टूल है जिसको आप जिस तरीके से चलाओ वो चल पड़ता है, वो उस तरीके से एक्ट करना शुरू कर देता है। आप हर वक्त उसको नेगेटिविटीज दोगे, वो आपको नेगेटिविटी सिखाएगा, उसको पॉजिटिव इम्पैक्ट दोगे, वो पॉजिटिविटी आपके सामने ला के रखेगा। तो अपने माइंड को अपने कंट्रोल में रखिए, एंड उसको ये बताएं कि अगर आप
और ये प्योरली आपका पैशन है, आप इसको करना चाहते हैं, तो थर्ड अटेम्प्ट देने में कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल, बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी बात। तो लाइबा यहाँ पर अमेजिंग लेसन्स जो आपने स्टूडेंट्स को दिए हैं, आई होप देयर इज लाइक अ लॉट ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स आपकी जर्नी के अंदर जिसको हम जो हैं उसके ऊपर मेरे ख्याल से एक घंटे की डिस्कशन हो सकती है, लेकिन वक्त की को देखते हुए विल हैव टू रैप अप और इंशाल्लाह और मुलाकातें करेंगे। सर अली के को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपसे जो है ना डिफरेंट वॉइस नोट्स आपसे मंगवाया करें, आपको बोला करें यार लाइबा इस चीज़ के ऊपर स्टूडेंट से बात करो, इस चीज़ पर थोड़ी सी डेप्थ बताओ। बच्चे जो है वो टाइम पे सो नहीं पा रहे, बच्चे जो है सुबह को टाइम पे उठ नहीं पा रहे, लाइबा तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुम इस चीज़ को कैसे फेस करती थी, हज़ार किस्म के क्वेश्चन है जो भी मेरे दिमाग में भी आ रहे हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके साथ जो इन टच रहें और हमारी रिक्वेस्ट होगी कि आप भी हमारे साथ इन टच रहें, भूल ना जाइएगा किंग एडवर्ड जाकर हमें। और सर मैं बिल्कुल इधर हूँ एंड सर अली के साथ मैंने किया है एंड बेसिकली एमिंग के मैं एमडी कैट से नियर पेयर के साथ जो कम्युनिटी है उनके स्टूडेंट्स को मैं गाइड करूं एंड मैं अवेलेबल हूं उनको गाइड करने के लिए, क्योंकि इस सारी चीज से मैं खुद गुजरी हूँ। एक बच्चा जो मेरे पास आता है वो कहता है हम फ्रेशर हैं, मुझे पता है उसको भी कैसे टैकल करना है, उस टाइम से मैं गुजरी हूँ। सेकंड अटेम्प्ट वाले का पता है, थर्ड अटेम्प्ट वाले की डिमोटिवेशन क्या उसने उससे कैसे खड़े होना है उसका भी मुझे पता है, एट द एंड जब आप सक्सेसफुल होते हो वो कैसी फीलिंग है वो भी मुझे पता है। सो ये है कि बच्चों के साथ उनको डील करना, उनको समझना मुझे है। एक और बात मैं आपको बताऊं सर, ये पीछे देखें वॉलपेपर है एंड इसके ऊपर कैलीग्राफीज डिफरेंट है, ये मैंने खुद की हुई है। मेरा ये पैशन था एंड मेरा शौक है कि मैंने कैलीग्राफी करने का मुझे बड़ा शौक है। इस टाइम पे पूरी एमडी कैट की जर्नी के दौरान मैंने इस चीज को गिव अप किया है एंड मैंने बाकी सारी चीजों को, जिस तरह मैच है, मुझे मैच देखने का बहुत शौक है। तो ये चीज है कि आपसे अगर कोई चीज आपको ट्रूली हासिल करने का आपके अंदर जज्बा है ना, तो आपको साथ सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। ये ना देखें कि अब मैंने साथ, आप ये चाहते हैं कि मैं खेलता भी रहूं, मैं एंजॉय भी करता रहूं, मैं घर में पार्टियां भी करूं, मैं अपने सारे काम भी करूं एंड एट द एंड मैं सक्सेसफुल भी हो जाऊं, तो ऐसा भी नहीं है। उसके लिए आपको थोड़ी बहुत सेक्रीफाइस, काफी सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, लेकिन उस दौरान आपका जो मेंटल लेवल है वो डिस्ट्रॉय ना हो, आप फ्रेश रहें एंड इस तरीके के साथ जो प्रॉपर टाइम टेबल है वो मुझे आपने सर अली ने मिलके उन्होंने सिखाया कि किस तरीके से इसको लेके चलना। सो या दिस वाज ऑल एंड और लाइबा मैं साथ में ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि यार ये अब तुम्हारा एमडी कैट तो हो गया है, बच्चों को गाइड वगैरह करती रहो, स्टूडेंट्स वुड डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू योर गाइडेंस, लेकिन अपना ना एक सब्जेक्ट कोई ना कोई पकड़ो, फॉर फिजिक्स है या जो भी है, उसको तुम जो है एमडी कैट की रूल से उसको दूसरे स्टूडेंट्स को पढ़ाती रहो। इंशाल्लाह आई वुड रियली लुक फॉरवर्ड कि तुम बहुत जल्दी जो है नियर पीयर के ऊपर लिटरली एज एन इंस्ट्रक्टर आकर जो है स्टूडेंट्स को गाइड करो, उनको सब्जेक्ट्स पढ़ाओ, टॉपिक्स पढ़ाओ। सर आई वुड लव दैट, क्योंकि मुझे पता है, मुझे अब अल्हम्दुलिल्लाह है कि मैं खुद भी बच्चों को पढ़ाना चाहती भी हूँ और मेरा काफी इंटरेस्ट भी है। तो अच्छा, मैं इस टाइम पे एक और बात भी ऐड करना चाहूंगी कि स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन जो मेरे पास, जो मैं देखती हूँ, मेरा खुद भी था, बाकी स्टूडेंट्स का भी मुसलसल होता है कि हम साथ यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करें या ना करें, अपने दिमाग में कोई प्लान रखें या ना रखें। एक बात मैं अगर बताऊं कि एमडी कैट के लिए अगर आपने ट्रूली आपने इसको परस्यू करना है, आपको पता है कि आपने एमबीबीएस ही करना है, आपका बहुत से बच्चों को जुनून होता है जैसे मेरा था, तो उसके लिए फिर साथ कोई यूनिवर्सिटी या कोई प्लान बी रखने की जरूरत नहीं है। जब आपने इसको करना है तो अपनी सारी कश्तियां जला के करना है, क्योंकि दो कश्तियों का मुसाफिर कहीं कभी नहीं रखता। एक चीज को आपने पकड़ना है, इसके साथ स्टिक करना है एंड एमडी कैट इटसेल्फ इतना एक चैलेंजिंग चीज है कि वो डिमांड करते हैं कि उसमें आपके 100% फोकस हो, 100% आप उसको पूरी तैयारी के साथ दें। बहुत से स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में जाते हैं, उसको भी मैनेज करते हैं, एमडी कैट को भी करते हैं, रूटीन भी उनकी हेक्टिक होती है, टफ होते हैं, एट द एंड उनको वो रिजल्ट भी नहीं मिल पाते। वो फिर कहते हैं कि हमने डबल स्ट्रगल की, हमसे नहीं हुआ। आप स्ट्रगल सिंगल करें, एक ही तरफ करें, राइट डायरेक्शन में करें एंड सिर्फ एमडी कैट को साथ लेके चलें, तो इंशाल्लाह आप जरूर सक्सेसफुल हो जाएंगे। बहुत प्यारी बात। मुझसे स्टूडेंट्स ये एडवाइस मांगते होते हैं, मैं उनको बोलता होता हूँ यार तुमने अगर यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है ना, सिर्फ इसलिए जाकर कर लो, अगर बहुत दिल कर रहा है यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने का तो इसलिए जाकर कर लो कि यार तुम वहाँ की लाइब्रेरी हो कभी कभी बच्चे होते हैं वो कहते हैं यार घर पे अम्मी और वो क्या नाम है दादी की लड़ाई होती रहती है, घर का माहौल खराब हो जाता है, फिर मुझसे पढ़ा नहीं जाता। तो मैं उनको बोलता हूँ कि यार तुम इस माहौल को एस्केप करने के लिए चलो तुम जो है यूनिवर्सिटी चले जाओ, वहाँ की लाइब्रेरी में बैठ जाओ, वहाँ पर तुम 8-9 घंटे 10 घंटे जितना तुम पढ़ सकते हो वहाँ पर तुम पढ़ लो। कैंटीन भी हो गए, समोसा भी खा लेना, सैंडविच भी खा लेना, पढ़ाई भी अपनी कर लेना, ठीक है, तो घर के माहौल से थोड़ा सा दूर हो। तो अब नॉर्मली यूनिवर्सिटी जो है वो बच्चों को अपनी लाइब्रेरी में आने तो देगी नहीं अगर एडमिशन नहीं होगा। मैं कहता हूँ यार अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो किसी हल्के प्रोग्राम में, जहाँ मिसाल के तौर पर सेमेस्टर की फी 25,000-30,000 रुपया अगर तो वहाँ पर चले जाओ, उनकी लाइब्रेरी में जाकर बैठ जाओ। तो ये एक एडवाइस है। पाकिस्तान यार वैसे बड़ा खराब है इस मामले में। अभी फिनलैंड को आप देख लो, रशिया पिछले दिनों में गया हुआ था, चप्पे चप्पे पे पाकिस्तान में जिस तरह से चप्पे चप्पे पे एकेडमियां बनी हुई है ना, वहां पर हर एक बिल्डिंग के कोनों में ना लाइब्रेरीज बनी हुई है कि भाई बच्चा जो है उसको अगर दिल करे तो यार जाकर लाइब्रेरी में बैठ जाए।
खैर ये मेरा परसेप्शन था, वैसे मेरा परसेप्शन काफ़ी हद तक चेंज भी हुआ है। पाकिस्तान के अंदर आई एम अमेज्ड टू सी कि यार यहाँ पर चलो उस लेवल की नहीं, लेकिन छोटी छोटी लाइब्रेरीज जगह जगह पे बनी हुई है। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली हम लोगों ने चुफ्तई लैब्स का आपको पता ही होगा, तो चुफ्तई लैब जो टेस्टिंग है उनकी चुफ्तई पब्लिक लाइब्रेरीज बनी हुई है जगह जगह पर। आप गूगल पे लिखो चुफ्तई लाइब्रेरीज, तो गूगल में लाहौर में इतनी लाइब्रेरी निकल आती है। आप वहाँ पर जाकर बैठ जाओ, वहाँ पर मेरे ख्याल से 500 रुपये महीना या 1000 रुपये महीना लेते हैं मेरे ख्याल से, कुछ इस तरह से है। वहाँ पर आप जाओ, बैठो, अपना लैपटॉप खोलो, पढ़ाई स्टार्ट करो। बेतहाशा CSS के बच्चे, MD कैट के बच्चे, मैं जब जिस लाइब्रेरी में जाता हूँ ना, हर लाइब्रेरी में मुझे 2 से 3 बच्चे MD कैट के ऐसे मिलते ही मिलते हैं जो नियर पीयर से तैयारी कर रहा हूँ। और CSS के तकरीबन 100%, मतलब मैं चुफ्तई लाइब्रेरी में जब भी जाऊँ तो जितने बच्चे बैठे हुए होते हैं उन सबके लैपटॉप पे अगर आपकी नजर पड़ जाए ना, तो नियर पीयर के लेक्चर चल रहे होते हैं तकरीबन 100% बच्चों के। तो ये एक बड़ी जबरदस्त कायद-ए-आज़म पब्लिक लाइब्रेरी यहाँ पर एक बनी हुई है। तो मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स को जो है गैप ईयर के दौरान स्पेशली, अगर घर का माहौल खराब है, अगर घर सपोर्टिव ज्यादा नहीं है, तो उसको एस्केप करने के लिए एक लाइब्रेरी के माहौल में चले जाना चाहिए। वो मैं ये चीज हमेशा बोलता हूँ। बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल ठीक है लाइबा यार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया तुमसे बात करके। और इंशाल्लाह मैं खुद पर्सनली भी तुम्हारे साथ इन टच रहूंगा। तुमसे इंशाल्लाह कुछ चीज़ें जो हैं वो मैंने खुद भी सीखनी है, और तुम्हारे एक्सपीरियंसेस जो हैं मैं इंशाल्लाह स्टूडेंट्स तक भी पहुंचाता रहूंगा। वंस अगेन लाइबा, कांग्रेचुलेशंस टू यू, योर एंटायर फैमिली। एट द एंड हमारा एक छोटा सा रोल है, लेकिन ऑफ कोर्स नीडलेस टू से कि अगर 100% अचीवमेंट अगर ये है, तो इसमें से आप ये समझ लो कि यार 50% आपकी मेहनत है, बाकी 98%, बाकी का जो 48% है वो आपके माँ बाप की दुआएं और अल्लाह ताला की मदद है। 2% जो है वो नियर पीयर या कोई भी एकेडमी जो आपकी जर्नी में आपके साथ रही है, उसका वो रोल है। नियर पीयर का बहुत बड़ा रोल है सर। इसने मुझे पूरे टाइम पे मोटिवेटेड रखा, मेरे लिए इन्वायरमेंट एक बना के प्रोवाइड किया, इतना सपोर्टिव, एंड जिस तरीके से मुझे थ्रू आउट सपोर्ट मिली नियर पीयर में, दैट इज इनक्रेडिबल। एंड थैंक यू सो मच। नियर पीयर ने ही मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज यहाँ पे बैठ के ये बात कर सकूं, स्टूडेंट्स तक डिलीवर कर सकूं। सो आई गेस कि नियर पीयर के साथ मेरी जर्नी बहुत अच्छी गई, एंड आई होप इंशाल्लाह कि मैं अब इसको फर्दर स्टूडेंट्स के साथ गाइडेंस के तौर पे कंटिन्यू भी रखूं। थैंक यू सो मच सर। ये आपका बड़ापन है ये बोलना। मैं लेकिन आपके इस वाले क्लेम को और आपका क्या नाम है, जो कमेंट है, इसको 100% दिल से एक्सेप्ट उस दिन करूंगा जिस दिन मेरी ये ख्वाहिश पूरी होगी कि हम जो बातें कर रहे होते हैं वो किसी तरह तमाम स्टूडेंट्स जो है उसको अडॉप्ट करें, तमाम स्टूडेंट्स जो है अपनी रूटीन को सही करें। मैं आज तक इस चीज़ पे परेशान हूँ कि हम बातें अच्छी करते हैं, प्रूवन बातें करते हैं, लेकिन अगर मेरे पास भी अगर लेट्स सपोज अगर 5000 स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं, 5000 में से 1000 बच्चों को अडॉप्ट क्यों करते हैं, बाकी 4000 को क्या तकलीफ है। तो चलें, दिस जर्नी विल कंटिन्यू, और मैं तो बोल बोल के थक गया, आपकी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाएंगे। वंस अगेन लाइबा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत अपना ख्याल रखो। थैंक यू सो मच सर।